आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो दे देंगे, प्रिंट आउट दे देंगे आपको बाद में। गुड इवनिंग सभी एचडीपी के जितने भी स्टूडेंट हैं जो ये लाइव सेशन देख रहे हैं। काफी डिमांड थी बच्चों की, सैकड़ों बच्चों की, कि सर हमें हमारा एग्जाम जो आने वाला है 24 को, आपका जो प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है, और 3 मार्च से आपके एनुअल एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। राजस्थान की सभी जितने भी वेटनरी कॉलेज है, जो भी एचडीपी इंस्टीट्यूट है, सभी में एक साथ कंडक्ट हो रहे हैं। 7 तारीख तक क्लास रहेगा। तो स्पेशली आपके जो फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट जो आता है, पहला सब्जेक्ट और पहला पेपर जो होगा, उसकी काफी डिमांड है बच्चों में कि सर इसमें हमें दिक्कतें आ रही है, उसकी थोड़ी सी अच्छी सी तैयारी करवाई जाए। तो उसके मद्देनजर रखते हुए हमने डिसाइड किया कि क्यों ना एक लाइव सेशन, एक 2-3 घंटे का, 2 घंटे का, 1.5 घंटे का जो भी हुआ, और ये पीपीटी तैयार की गई है ताकि ज्यादा वक्त ना लगे उसमें वीडियो बनाने में, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लिखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है और वीडियो इतना लंबा हो जाता है कि हर बच्चा देख नहीं पाता है। तो हस्तलिखित जो नोट्स है अपने, उसी के द्वारा आपको अभी समझाया जाएगा। हर एक जितने भी डेफिनेशंस हैं और जितने भी शॉर्ट नोट और मेजर है, सभी को समझा दिया जाएगा। बेसिकली ये मान लीजिएगा 8-9 पन्ने हैं इसके अंदर, जो आपकी जो आने वाला जो एग्जाम है उसमें कहीं ना कहीं आपको अगर इसके अलावा पढ़ने की आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि इसमें से लगभग 70-75% आपके आने के पूरे चांसेस रहेंगे। फिर भी आपको लगता है कि मुझे और पढ़ना चाहिए, तो आप कोई बात नहीं, अपनी बुक्स वगैरह से पढ़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो ये बेसिकली जो आज का सेशन है, सभी जितने भी एचडीपी इंस्टीट्यूट है उनके जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनको पूरी तरह समर्पित है। और एक चीज मैं और कहूंगा कि इसको पढ़ने के बाद में आपका जो भी डिमांड है या कोई दूसरा सब्जेक्ट है, आपको लगता है कि सर हमें इस सब्जेक्ट का भी एक वीडियो या फिर पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में जाके आप बिल्कुल लिख लीजिएगा और बताइएगा कि सर हमें मेडिसिन का भी चाहिए, गायनेकोलॉजी का भी चाहिए, सर्जरी का भी चाहिए, या फिर न्यूट्रिशन का भी चाहिए। जो भी आपकी डिमांड होगी, कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा डिमांड इसकी थी, इसी वजह से हमने पहले इसको सबसे प्रीफेयर में रखा है कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब फार्मेकोलॉजी के विगत जो 10 साल के जितने भी पेपर है उनका सॉल्यूशन है ये पूरी तरह से, जिसमें डेफिनेशन है, शॉर्ट नोट है जो टिप्पणी के रूप में आती है, और मेजर क्वेश्चन है। अब अपन आते हैं इसमें सॉल्यूशन पेज पे। सबसे पहली डेफिनेशन है इसमें फार्मेकोलॉजी, ठीक है, क्लियर, सभी को विजिबल है? आपको थोड़ा सा वो दिख रहा होगा, बाकी इसमें अच्छी आ रही है, कोई इश्यू नहीं, जब आपको वीडियो देखोगे अच्छे से आ जाएगी। पहले फार्मेकोलॉजी की परिभाषा क्या है, परिभाषा, ठीक है। तो क्या परिभाषा है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पशु औषध शास्त्र, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेसिकली 3-4 चीजें होती है। एक तो क्या होती है, पशु चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर, ठीक है, किसी भी औषधि की उत्पत्ति के स्रोत, उसके कार्य, उसकी विषाक्तता का अध्ययन किया जाता है। किस किस का किया जाता है, औषधि जो अपन तैयार कर रहे हैं उसकी उत्पत्ति का स्रोत का क्या है, उसमें कहां से उसकी उत्पत्ति हुई है, किस स्रोत से बनाई जा रही है, कहने का तात्पर्य उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसके कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उसमें मिश्रित है, और वो जो औषधि है जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो उसका क्या कार्य क्या है, ठीक है। और वो जो औषधि आप दे रहे हो उससे उसके साइड इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं, उससे विषाक्तता क्या होने वाली है, पॉइजनिंग क्या होने वाली है, उसके विषाक्तता, इनका अध्ययन किया जाता है। वो क्या कहलाती है, फार्मेकोलॉजी कहलाती है। तो बेसिकली 3 चीजें याद रखिएगा इसमें। एक तो औषधि के जो उत्पत्ति के स्रोतों का अध्ययन किया जाएगा, कार्य का अध्ययन किया जाएगा, और उसकी विषाक्तता का अध्ययन किया जाए, वो शाखा क्या कहलाती है, फार्मेकोलॉजी कहलाती है, ठीक है। क्लियर सबको? आगे चलते हैं। आगे सेकंड है इसमें ठीक है, सेकंड वाली चलते हैं इसमें। जी काफी
जेडी जा रही है। सेकंड डेफिनेशन इसमें आती है फार्मेसी। क्या आती है? फार्मेसी आती है। इसमें क्या होता है, जो भी तत्व होते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, चिकित्सकीय गुण वाले जो तत्व होते हैं को औषधि के रूप में निर्मित किया जाता है। जैसे औषधियों को इकट्ठा करना, उसको बनाना, जो भी कंपोनेंट है, जो भी घटक है, जो भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी के जो तत्व पाए जाते हैं, उनको इकट्ठा करके उसको मेडिसिन बनाना क्या कहलाती है? फार्मेसी कहलाती है। ठीक है, जो भी क्या होते हैं, चिकित्सकीय गुण वाले तत्व जो होते हैं, ठीक है, उनको क्या करना, औषधि के रूप में निर्मित किया जाता है। या बेसिकली उसको देखें तो अपन औषधियों को इकट्ठा करना या बनाना, अर्थात के रूप में, इसको छोटे रूप में अगर आप देखो कि औषधियों के रूप में उसको इकट्ठा करना व उसको बनाना क्या कहलाता है? फार्मेसी कहलाता है। क्लियर है सबके? आगे चलते हैं। अगली डेफिनेशन आती है फार्मेकोग्नेसी। क्या आती है? फार्मेकोग्नेसी। तो फार्मेकोग्नेसी क्या है? सबसे पहले इसके अंतर्गत औषधियों के स्रोत एवं उन्हें पहचानने के तरीकों का अध्ययन किया जाता है। वो क्या कहलाता है? फार्मेकोग्नेसी कहलाता है। तो इसमें औषधियों के स्रोत व उनको पहचानने के तरीकों का अध्ययन किया जाता है। वो क्या कहलाता है? फार्मेकोग्नेसी कहलाता है। फिर से एक बार रिपीट कर लीजिएगा कि इसके अंतर्गत औषधियों के स्रोत, कौन कौन से स्रोत है उसके, और उन स्रोतों को पहचानने का तरीका, ठीक है, उनको पहचानने का तरीका क्या है उसका अध्ययन कर रहे हैं। पहले तो क्या कर रहे हैं? अपने स्रोतों का अध्ययन, और उन स्रोतों की जो पहचानने का तरीका है, दोनों का क्या कर रहे हैं अपन कंबाइंड में अध्ययन कर रहे हैं। वो किस में आएगी? फार्मेकोग्नेसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, फार्मेकोग्नेसी। ठीक है, क्लियर है सबके? दो चीजें इसमें फार्मेकोग्नेसी में, शुभम, दो चीजें आएंगी। एक तो औषधियों के जो स्रोत हैं उनका और उन्हें पहचानने के तरीकों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? फार्मेकोग्नेसी कहलाता है। फिर से रिपीट कर देता हूं, औषधियों के स्रोत है, दूसरा उन स्रोतों को पहचानने का अध्ययन करना फार्मेकोग्नेसी कहलाता है। आगे चलते हैं। ठीक है, गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा जूम हो गया। अगली डेफिनेशन आती है फार्मेको डायनेमिक्स। क्या आती है? फार्मेको डायनेमिक्स। अब तक 3-4 डेफिनेशन पढ़ लिए, अब आती है फार्मेको डायनेमिक्स। इसके अंतर्गत औषधियों द्वारा शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव का, इसके अंतर्गत औषधियों द्वारा शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। या यूं कह लीजिएगा कि औषधियों द्वारा डाला गया प्रभाव, जो औषधि आप ले रहे हो वो औषधि क्या शरीर पर प्रभाव डाल रही है, वो क्या कहलाता है? फार्मेको डायनामिक्स। सीधा सीधा आप देख लीजिएगा, डायनामिक्स, डायनामिक्स से आप क्या देख लीजिएगा? डालना, प्रभाव डाल रही है, प्रभाव डालना। जो औषधि आप ले रहे हो वो औषधि, ठीक है, शरीर पर क्या प्रभाव डाल रही है, फार्मेकोडायनामिक्स कहलाती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत औषधियों द्वारा शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव, शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव को क्या कहते हैं? फार्मेकोडायनामिक्स कहा जाता है। क्लियर है सबकी? कोई डाउट? फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। इसके अंतर्गत औषधियों द्वारा शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। या यूं मान लीजिएगा, औषधियों द्वारा डाला गया प्रभाव किस पे? शरीर पे।
तो शरीर पे औषधियां क्या प्रभाव डाल रही है, वो तो क्या कहलाता है, फार्माकोडायनामिक्स। इसके विपरीत फार्माकोकाइनेटिक्स है, वो उसकी विपरीत होगी, वो अभी पढ़ेंगे अपन। अरे ये पेज पूरा नहीं हुआ। काफी सेंसिबल है ये, मेरे रह गए हाथ भारी, है ना, जैसे पशुओं को लगाते हैं ना वैसे भारी आता है थोड़ा सा। तो ठीक है, अगली जो डेफिनेशन आती है इसमें आती है फार्मेकोकाइनेटिक्स। पहले क्या पढ़े थे, फार्मेकोडायनामिक्स। डायनामिक्स में क्या था, औषधियों द्वारा डाला गया प्रभाव, की औषधि क्या प्रभाव डाल रही है, फार्मेकोडायनामिक्स कहलाएगी। जबकि फार्मेकोकाइनेटिक्स में इसके बिल्कुल विपरीत, तो क्या होगा, इसके अंतर्गत शरीर द्वारा औषधि पर पड़ने वाले प्रभाव। कहने का तात्पर्य, पहले फार्मेकोडायनामिक्स के अंदर औषधियां है, वो शरीर पे क्या प्रभाव डाल रही है, ठीक है, वो कहलाता है, वो क्या कहलाता, फार्मेकोडायनामिक्स। और फार्मेकोकाइनेटिक्स में क्या होगा कि शरीर औषधियों के साथ क्या कर रहा है, मतलब कहने का तात्पर्य कितना अवशोषण कर रहा है, कितना मेटाबॉलिज्म कर रहा है, और कितना उसको उत्सर्जित कर रहा है। तीन चीजें होंगी, कितना उसको क्या कर रहा है, अवशोषण कर रहा है, कितना मेटाबॉलिज्म कर रहा है, कितना उत्सर्जन कर रहा है। ये सारी चीजें इसमें डिपेंड करेगी कि शरीर औषधि के साथ क्या कर रहा है, फार्मेकोकाइनेटिक्स। तो इसमें देख लीजिएगा, इसके अंतर्गत शरीर द्वारा औषधि पर पड़ने वाले प्रभाव, अर्थात प्राणी शरीर औषधि के साथ क्या करता है, जैसे मेडिसिन का अवशोषण, वितरण, उपापचय और उत्सर्जन। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आएगी कि भाई जो औषधि है उसका कितना अवशोषण हो रहा है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसका वितरण का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म कितना हो रहा है, और उसके बाद उत्सर्जन का मतलब होता है कितना शरीर से बाहर निकली है। आपने एक टेबलेट ली है, ठीक है, आपके सर दर्द हो रहा था, एक टेबलेट लिए, तो उस टेबलेट का शरीर क्या प्रभाव दिखा रहा है, मतलब शरीर उसके साथ क्या कर रहा है, कितना तो उसको अवशोषित करेगा, कितना उसको वितरण करेगा, उसके बाद कितना उसका मेटाबॉलिज्म होगा, और जो बचेगी उसको यूरिन के मार्फत, पेशाब के द्वारा उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये टोटल जो होती है इसमें ये पढ़ा जाता है। तो सीधे सीधे तौर पर अगर देखें तो इसमें दोनों, आप एक चीज याद रखना, फार्मेकोकाइनेटिक्स और डायनेमिक्स दोनों हमेशा आती है। फार्मेकोडायनामिक्स में क्या रहेगा, औषधि द्वारा डाला गया प्रभाव, कि औषधि शरीर पे, आपने टेबलेट ली, आपके सर दुख रहा था, आपने टेबलेट ली, तो उसने शरीर के साथ क्या किया, ठीक कर दिया आपको। अब दूसरे टर्म्स की अगर बात करें, फार्मेकोकाइनेटिक्स, आपने वही टेबलेट ली, लेकिन उसके साथ शरीर ने क्या किया ताकि आपका दर्द सही हो गया, वो प्रोसेस पढ़नी है उसमें। पहला क्या किया, उसके साथ अवशोषण कितना हुआ, फिर उसका वितरण कितना हुआ, राकेश, उसका अवशोषण कितना हुआ, उसका वितरण कितना हुआ, उसका उपापचय कितना हुआ, और लास्ट में उस मेडिसिन का कितना उत्सर्जन हुआ, वो उस पर डिपेंड करता है। वही क्या कहलाती है, आपके फार्मेकोकाइनेटिक्स। क्लियर है सबके, कोई दिक्कत, आगे चले। अगला आता है, दोनों पढ़ लिए, उसके बाद मेट्रोलॉजी, मात्रक विज्ञान। ये देखिए बड़े क्वेश्चन में पूछा जाता है। बड़े क्वेश्चन कैसे बनता है, ये काफी बार पूछा गया मेट्रोलॉजी का, कि डिफाइन मेट्रोलॉजी, उसके बाद में उसकी कितनी प्रकार की प्रणालियां हैं उनके बारे में बताना है। 3 प्रकार की प्रणालियां हैं, ये बड़े क्वेश्चन में पढ़ेंगे अपन, कि मेट्रोलॉजी, मात्रक विज्ञान को डिफाइन करो, परिभाषित करो, परिभाषित करते हुए उसमें कितने प्रकार की उसकी प्रणालियां हैं, 3 प्रकार की,
ठीक है, वो तीनों प्रणालियों के बारे में बहुत छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, एक पेज ही करना है अपने को पढ़ना ही एक पेज ही है। अपने को किताब के आधार पर नहीं चलना कि किताबों में 3-3, 4-4 पेज दे रखा है, ऐसे नहीं। सेलेक्टेड चीजें दी है ताकि आपको सिर्फ इतना पढ़ने, सिर्फ एक पेज पढ़ना है, इतना ही दे रखा है। अब इसमें आता है मेट्रोलॉजी, मात्रक विज्ञान कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मात्रक विज्ञान कहते हैं। इसकी अगर बात करें, इसमें औषधि निर्माण में काम आने वाले विभिन्न मापतोल का अध्ययन किया जाता है। तो औषधि का निर्माण, देखिए जब औषधि का निर्माण हो रहा है ना, तो औषधि में कितना इंग्रेडिएंट कितना कितना मिलाया जाता है। ऐसे तो है नहीं औषधि बना रहे एक मुट्ठी कुछ डाल लिया, एक मुट्ठी कुछ डाल लिया, एक कुछ डाल दिया, ऐसे तो नहीं होता ना। उसके अंदर हर एक पॉइंट का मतलब पार्ट जो होता है ना, उसका भी बहुत बड़ा वो होता है, रोल होता है उसमें। ऐसा नहीं है कि मन में उठा के हर कुछ डाल दिया। तो मात्रक विज्ञान में अपन क्या पढ़ते हैं? औषधि निर्माण में काम आने वाले विभिन्न मापतोल का अध्ययन करना। ठीक है, अपन क्या पढ़ रहे हैं? ये इसका सारांश है कि औषधि निर्माण के अंदर जो मेडिसिन बनाते हैं, किसी भी लेबोरेटरी के अंदर जब मेडिसिन बनाई जाती है, तो उसमें क्या निर्माण में काम आने वाले विभिन्न मापतोल का, कहने का तात्पर्य जो भी वेट मशीन है या फिर जो भी मेजरमेंट मशीन है, उनका अध्ययन करना, वो क्या कहलाता है? मेट्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है इसमें? परिभाषा पूछे तो मेट्रोलॉजी, मैं हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी, मात्रक विज्ञान। आपकी परेशानी देखते हुए मैंने हर चीज को इसमें हिंदी और इंग्लिश कंबाइंड लिखा है। कई बार हिंदी में ना देखे मेट्रोलॉजी आ जाता है। अगर मैं सीधा मात्रक विज्ञान लिख देता तो भी आपको दिक्कत होती। पढ़ने वाले जो है उनको दिक्कत नहीं होगी, जो बीच में है ना कम पढ़ते, ना जीरो पढ़ रहे हैं ना ज्यादा पढ़ रहे हैं, बीच वाले उनको दिक्कत होती है। नहीं पढ़ने वालों को तो दिक्कत होती ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है। कॉलेज वाले देखेंगे अपने आप हिसाब से जो कॉलेज में। तो मेट्रोलॉजी की बात करें तो इसमें औषधि निर्माण में काम आने वाले, ठीक है, विभिन्न प्रकार के नाप तोल का अध्ययन करना क्या कहलाता है? मात्रक विज्ञान कहलाता है। अगली डिफाइन पे चलते हैं अपन, ड्रग्स, औषधि। ठीक है, इसमें अगर देखें, वे सभी तत्व या पदार्थ जिनका उपयोग किसी बीमारी की पहचान, उपचार व रोकथाम हेतु किया जाता है। तो इसमें क्या बता रहा है अपने को? वे सभी तत्व या पदार्थ जिनका उपयोग, कहने का तात्पर्य जिनका यूज किसी भी बीमारी की पहचान करने में, पहचान क्या होती है? डायग्नोसिस, निदान करना। भाई आप पहचान करने का तरीका निदान ही तो होता है कि डायग्नोस करना है कि इसके क्या हो रहा है, थनेला हो रहा है या मैस्टाइटिस हो रही है, तो पहचानोगे पहले। सबसे पहले क्या करोगे आप? डायग्नोस करोगे, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। तो अगर अपन बात करें तो पहले वे सभी तत्व या पदार्थ जिसका उपयोग किसी बीमारी की पहचान, उपचार व उसकी रोकथाम। सबसे पहले आपको क्या करना है? कोई बीमारी की पहचान करनी है। आपको क्या हो गया? किसी पशु के दुग्ध जवर हो गया, मिल्क फीवर हो गया, तो उसकी जो रिकमेंडेंसी है, बैठने की जो सिटिंग पोजीशन है, उसको देख के और अनेबल टू स्टैंड, अगर वो खड़ी नहीं हो रही है, उसकी सिचुएशन देख के आपको पहचान क्या करनी है कि इसके दुग्ध जवर हुआ है, कैल्शियम में है, मिल्क फीवर जिसको बोलते हैं उसमें है, तो आपने पहचान कर ली। ठीक है, उपचार और उसकी रोकथाम। उपचार क्या करना है? भाई कैल्शियम हाइपोकैल्शियम है तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी उसमें, तो कितना कैल्शियम लगाना है वो आप पर डिपेंड करता है। कैल्शियम लगा दिया। रोकथाम है तो उसको क्या क्या सजेस्ट करना है? प्रिवेंशन, आपको एक तरह से मेजरमेंट को बताना है कि आगे से आपको ऐसे करना है, ऐसे दूध नहीं निकालना, ऐसे नहीं कि पहला दूध ऐसे पूरी बाल्टी झाड़ ली उसकी, ऐसा नहीं करना है। भाई उसको क्या क्या इंस्ट्रक्शन देने हैं वो सारी चीजें देना। क्या इसमें क्या आ गया? ड्रग्स में, औषधि में वे सभी तत्व या पदार्थ जिनका उपयोग किसी बीमारी की पहचान, दूसरा उपचार व रोकथाम करने में किया जाता है, क्या कहलाते हैं? ड्रग कहलाती है या औषधि कहलाती है। ठीक है, आगे चले। पहले अगली डिफाइन अपनी पोस्टोलॉजी क्या है? पोस्टोलॉजी जिसको बोलते हैं खुराक विज्ञान। ठीक है,
खुराक या मात्रा जो भी बोलते हैं, पोस्टोलॉजी। तो इसमें क्या है, इसमें विभिन्न बीमारियों में औषधि की मात्रा या खुराक का निर्धारण किया जाता है। देखिए कोई सेम बीमारी नहीं है, इसमें विभिन्न जो बीमारियां होती है, अब बीमारी एक तो होती नहीं है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां, तो विभिन्न बीमारियों में औषधि की कितनी मात्रा, मात्रा को क्या कहते हैं, खुराक कहते हैं, डोज जिसको बोलते हैं। डोज क्या बोलते हैं, डोज, ठीक है। तो विभिन्न बीमारियों में औषधि की मात्रा या खुराक का निर्धारण करना क्या कहलाता है, खुराक विज्ञान या पोस्टोलॉजी कहलाता है। आपको खुराक विज्ञान भी आ सकता है, हिंदी में क्या आएगा, खुराक विज्ञान भी आ सकता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि उसमें क्या आ रहा है, अगर खुराक आ गया या पोस्टोलॉजी आ गया, खुराक विज्ञान आ गया, तो आपको क्या लिखना है, उसकी परिभाषा, विभिन्न बीमारियों में औषधि की मात्रा का या खुराक का निर्धारण करना पोस्टोलॉजी कहलाता है। काफी बार डिफाइन पूछी गई है, आपको मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। राकेश क्लियर है, महेंद्र क्लियर। अपन क्या बात कर रहे हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं कि विभिन्न बीमारियों में, बीमारियां अलग अलग प्रकार की हो सकती है, उसमें कौन सी दवा कितनी मात्रा देनी है, दवा की मात्रा का निर्धारण करना क्या कहलाता है, पोस्टोलॉजी या खुराक विज्ञान कहलाता है। क्लियर है, चले आगे। अगली है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी इसको बोलते हैं विष विज्ञान, है ना। टॉक्सिक, टॉक्सिक का मतलब क्या होता है, टॉक्सिक की अगर बात करें तो टॉक्सिक में सबसे पहले विष होता है, ठीक है। तो विष का निर्धारण, अगर बात करें अपन विष विज्ञान का, विष, विश्व नहीं बोल रहा मैं, वर्ड नहीं कर रहा, विष, जहर, जहर विज्ञान मान लीजिएगा, टॉक्सिकोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, इसमें विष तथा विषाक्तता का अध्ययन किया जाता है। कोई दवा कितनी मात्रा में दी जा रही है, जितनी दी जा रही है उससे कितना सही हो रहा है, और अगर उसकी ओवरडोज दी जा रही है तो वो विष का प्रभाव भी दिखाती है। कोई जैसे साइनाइड पॉइजनिंग हो गया, ठीक है, या और प्रकार की कोई स्नेक पॉइजनिंग हो गया, तो स्नेक पॉइजनिंग क्या है, वो भी विषाक्तता ही है, जहरी हो गया। तो इसमें विष तथा विषाक्तता का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है, टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। क्लियर है, टॉक्सिकोलॉजी को बोलते हैं विष विज्ञान। सबको क्लियर है, आगे चले। इसको एक बार साफ करना पड़ेगा। भाई दिक्कत आए तभी बोल देना मुझे, 10 बार बता दूंगा, अपना ही है, कोई इशू नहीं है। हाँ यार, अरे आज ज्यादा रहेगा, है ना, संतुलन बैठाई चलना पड़ रहा है ना, ठीक है, दिख रहा है ना, ओके। अगली डेफिनेशन आती है कीमोथेरेपी। क्या आती है, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रसायन चिकित्सा विज्ञान। क्या बोलते हैं, रसायन चिकित्सा विज्ञान बोलते हैं। अगर कई बार कीमोथेरेपी से ना आके आपसे पूछ लिया जाए रसायन चिकित्सा विज्ञान, तो आपको इसमें ऐसे ही करना है। इसमें क्या आता है डिफाइन में, औषध विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, जो उन रासायनिक पदार्थों, औषध चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो उन रासायनिक पदार्थों, दवाइयों का अध्ययन करती है। जो रासायनिक पदार्थ है औषध चिकित्सा विज्ञान में, उनका या फिर उन दवाइयों का अध्ययन करती है जो रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को चयनात्मक रूप से नष्ट करती है। जो रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवियों को चयनात्मक रूप से सेलेक्ट कर करके मारती है। आप जब वीडियो गेम खेलते हो तो चुन चुन के मारते हो ना, घातक फिल्म में सनी देओल ने भी चुन चुन के मारा था सातों भाइयों को, कातिया के सातों भाइयों को चुन चुन के मारा था। तो इसमें सूक्ष्म जीवों को चुन चुन के मारना, चुन चुन के मारने का तात्पर्य होता है चयनात्मक रूप से, चयन करके मारना, ठीक है। तो
सूक्ष्म जीवों को चयनात्मक रूप से नष्ट करती है अथवा उनकी वृद्धि को रोकती है, क्या कहलाती है? कीमोथेरेपी कहलाती है। तो सबसे पहले तो चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें उन रासायनिक पदार्थों या दवाइयों का अध्ययन करती है जो रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवियों का चयनात्मक रूप से या तो किल करती है या उनको दबा के मारती है। मान लीजिए वृद्धि को रोक रही है, उसकी ग्रोथ को नहीं बढ़ने दे रही है। जैसे कैंसर में क्या करते हैं? कीमोथेरेपी करते हैं ना, वो ये तो करते हैं। जो कैंसर सेल्स होती है, कैंसर, उनकी ग्रोथ को या तो रोकते हैं या किल किया जाता है ना, उनको जला के खत्म किया जाता है। तो उसमें क्या कर रहे हैं? दूसरी कोशिका को थोड़ी मार रहे हैं, जो कैंसर सेल को। तो उसका क्या मतलब होगा? चयनात्मक रूप से चुन के मार रहे हैं। अपन सारे के मार देंगे तो इंसान ही मर जाएगा यार, बचेगा कहां से फिर? तो कीमोथेरेपी में क्या करते हैं? जैसे कैंसर सेल को चुन चुन के मारते हैं। तो कैंसर सेल कौन सी है? सूक्ष्म जीवों की, ठीक है। तो जो रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को चयनात्मक रूप से नष्ट करती है अथवा उनकी वृद्धि को रोकती है, वो क्या कहलाती है? कीमोथेरेपी कहलाती है, रसायन चिकित्सा विज्ञान कहलाती है। आगे चलते हैं अपन इसमें। समझ में आ रहा है सभी को? कोई दिक्कत है बताओ। ये अपन ने जो टॉपिक आ रहा है ये उसमें भी पढ़ा था। ठीक है, ओके। अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा था, अभी सर्जरी के अंदर पढ़ा था डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक। क्योंकि आपने तो अच्छे से पढ़ लिया तो बाहर वाले बच्चों को भी पढ़ना है ना। बहुत सारे बच्चे बैठे टकटकी लगाई देख रहे हैं कि सर कुछ करेंगे, दवा तो कुछ, कई बार बार फोन आ रहा है, तो चलो उनको भी सांत्वना, उनकी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी जो बाहर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं आने का। कब तक आएंगे पता नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो अपन बात करें डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। दो तरह के होते हैं इसमें, एक तो होता है डिसइंफेक्टेंट, एक होता है एंटीसेप्टिक। दोनों लगभग चीजें सेम होती है, उनका वर्क सेम होता है, सिर्फ और सिर्फ कार्य करने की जगह अलग होती है। ठीक है, ठीक है, काम करने की जगह अलग होती है, बाकी सेम चीजें होती है। तो इसमें क्या है? निर्जीव सतह। कौन सी निर्जीव सतह है? ये जो अपन सरफेस है, दीवार हो गया, गेट हो गया, आप जो बैठे हो टेबल होगी, वो सारी क्या है? निर्जीव सतह है। क्या इसमें किसी प्रकार का जीव है? नहीं है, ओके। तो जो निर्जीव सतह, जैसे फर्श होगी, टेबल, दीवार, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने हेतु काम में लिए जाने वाले रसायन क्या कहलाते हैं? डिसइंफेक्टेंट कहलाते हैं। तो वो रसायन जिनका उपयोग निर्जीव सतह पर सूक्ष्म जीवियों को किल करने के लिए या मारने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है? डिसइंफेक्टेंट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? डिसइंफेक्टेंट कहलाता है। अब दूसरा इसमें है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक में क्या होता है? इसमें वो रसायन होता है या पदार्थ होता है, क्या होता है, जिसमें सजीव सतह पे, सजीव कौन सी है? आपकी त्वचा, श्लेष्मा झिल्लियां, ये जो होती है श्लेष्मा झिल्लियां और त्वचा जो होती है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीवियों को नष्ट करने वाले रसायन क्या कहलाते हैं? एंटीसेप्टिक कहलाते हैं। एक बात याद रखिएगा हमेशा, सभी प्रकार के एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज किए जा सकते हैं, लेकिन सभी प्रकार के डिसइंफेक्टेंट कभी भी एंटीसेप्टिक के रूप में यूज नहीं किए जा सकते। इसका बहुत बड़ा फैक्ट क्या है? इनकी सांद्रता। हमेशा जो एंटीसेप्टिक बनाया जाता है वो सांद्रता का इसलिए ख्याल रखा जाता है क्योंकि वो सजीव सतह पर किया जा रहा है। अगर उसमें केमिकल जो डाला है आपने, उसकी सांद्रता ज्यादा दे दी तो वो आपकी स्किन को जला देगा। ठीक है, आप जो फिनोल या जो फिनाइल लगाते हो, पोछा लगाते हो, उससे हाथ को साफ कर सकते हो, जल जाएगा। क्यों? उसमें सांद्रता ज्यादा है उसकी। ठीक है, जबकि
और बहुत सारे हैं इसमें, डिटोल, सेवलोन, ये क्या है, एंटीसेप्टिक है। उससे आप क्या कर सकते हो, अपने हाथ को धो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे पोछा भी लगा सकते हो, लग जाएगा। सिर्फ और सिर्फ सांद्रता का फर्क होता है। तो ये याद रखना, सभी प्रकार के एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज लिए जा सकते हैं, जबकि सभी प्रकार के डिसइंफेक्टेंट क्या नहीं किए जाते, एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग नहीं लिए जा सकते। उसका अगर आपसे रीजन पूछे कोई, तो उसका रीजन ये है, उसकी सांद्रता का फर्क होता है, उसकी घुलनशीलता का फर्क होता है कि कितना उसमें केमिकल डाला गया है। उसमें सांद्रता बहुत ज्यादा होती है, इसमें सांद्रता बहुत कम होती है। सिर्फ और सिर्फ ये फर्क आता है। अब पढ़ा दिया, लेकिन फिर भी बता देता हूं। सजीव सतह जैसे त्वचा होगी, श्लेष्मा झिल्ली होगी, पर सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए काम में लिए जाने वाले रसायन या पदार्थ एंटीसेप्टिक कहलाते हैं। सबको क्लियर है? ओके, क्लियर आपके सबके? ओके। अरे भाई जूम हो जा रहे हैं, ये भी मजे ले रहा है। दिख रहा है ना आपको? ज्यादा दिख रहा है, उल्टा छोटा दिख रहा है? ओके, तो याद है, बना दिया। इसमें सेलोगो, ठीक है। अगला क्या है? सेलोगो। वे औषधियां जो लार के स्राव को इंक्रीज करती है, बढ़ाती है, सेलोगो कहलाती है। जो लार के स्राव को बढ़ाने वाली दवाइयां या औषधियां क्या कहलाती है? सेलोगो कहलाती है, ठीक है। जैसे आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, जब भी आप डेफिनेशन लिखो तो याद रखना, उसमें हमेशा एग्जाम्पल जरूर लगाना, बहुत बड़ा महत्व है। कई बार आप पूरी पांच डिफाइन सही करके आ जाते हो, लेकिन उसमें नंबर पूरे क्यों नहीं आते? क्योंकि आपने एग्जाम्पल नहीं दिया, ठीक है। तो अगर आप ये लिखोगे तो कोई नंबर एक भी नहीं, आधा भी नंबर नहीं कटेगा आपका, अन्यथा 2 में से 1.5 देगा वो, याद रखना। तो वे औषधियां जो लार के स्राव को बढ़ाती है, पारा या मरकरी कहलाती, जैसे इसमें कौन कौन से है? पारा या मरकरी जो होती है वो लार के स्राव को बढ़ाने का काम करती है। वो कौन सी होती है? सियालोगोज, ठीक है। अगली आती है एंटासिड, नाम में छुपा हुआ है इनका, एंटा और एसिड। एसिड के प्रोडक्शन को कम करने वाली या एसिड को कम करने वाली दवा जो होती है एंटासिड कहलाती है। पेट में एसिड के प्रभाव को कम करने वाली औषधियां एंटासिड कहलाती है। एसिड कहां? पेट में बनता है, ठीक है। खट्टी खट्टी डकार आती है आपको, जी मचलता है, ज्यादा झीम लेते हो तो हो जाती है सिचुएशन कई बार, है ना। हाँ, कल एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा हो गया था, इसलिए कह रहा हूं। रिश्तेदारी में शादी थी तो थोड़ा सा ज्यादा हैवी डाइट हो गई थोड़ी सी, तो फिर मुझे एंटासिड लेना पड़ा। पेट अपना था, लेकिन कई चीजें होगी ना, थोड़ा थोड़ा करके भी बहुत ज्यादा हो जाता है कई बार। एक एक पीस खाए तो बहुत सारी चीजें हो जाती है। और फिर खास रिश्तेदारी थी, नहीं सब लेना ही पड़ेगा, बैठ के नहीं सब लेना ही पड़ेगा, जबरदस्ती होता है ना, वो चीज हो गई। तो पेट में एसिड के प्रभाव को कम करने वाली औषधियां एंटासिड कहलाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, परगेटिव। ये 2-3 डिफाइन आएगी आपकी, लग्जेटिव, परगेटिव, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इनमें पूछी जाती है बार बार। बेसिकली अपन जो पढ़ रहे हैं ना वो सारी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं, 25 एक के लगभग होगी, तो सारी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 10 आपकी डेफिनेटली आ जाएगी। ये पढ़ लेना तो लाइफ तुम्हारी जिंगल वाला है। टाटा स्काई लगा डाला तो लाइफ जिंगल वाला होती है ना, तो ये पढ़ डाला तो लाइफ जिंगल वाला आपकी। तो परगेटिव जो औषधि है वो क्या कहलाती है? कब्ज को दूर करने वाली दवा। भाई सब जिसके क्या है? कब्जी है, जो 3 दिन तक, 4 दिन तक, 5 दिन तक कहा नहीं जाता, संडास नहीं जाता है और गंदी गंदी गैस निकालता रहता है, तो कहीं नहीं उसकी क्या होती है? कब्जी होती है। वो चाहता नहीं ऐसा कि ऐसा हो मेरे साथ, लेकिन उसके क्या सिस्टम थोड़ा सा ब्लॉक हो रहा है, निकलता नहीं है, उसकी कब्जी हो रही है, वो किसी भी कारण से हो सकती है। तो ऐसी दवा जो कब्जी को दूर कर दे करे, ठीक है, वो क्या कहलाती है? परगेटिव औषधि कहलाती है। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट,
ठीक है, मैनिटोल, सोर्बिटोल, ग्लिसरीन, अरंडी का तेल। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, सोर्बिटोल हो गया, मैनिटोल हो गया, अरंडी का तेल हो गया, और क्या हो गया, ग्लिसरीन होगी। ये सारी चीजें क्या होती है, एज ए परगेटिव के रूप में काम में ली जाती है। ये सारी चीजें एज ए परगेटिव, परगेटिव। और परगेटिव क्या काम करती है, कब्जी को दूर करने का काम करती है। अगर किसी की कब्जी हो जाए तो परगेटिव औषधि देते हैं, जैसे मान लीजिएगा अरंडी का तेल पिला दिया किसी पशु को, या फिर ग्लिसरीन, मैनिटोल, सोर्बिटोल या मैग्नीशियम सल्फेट, ये सारी क्या है, परगेटिव औषधियां है। ओके, आज जल्दीबाजी मत करना भाई तुम सारे, हाँ, फिर बार बार समय नहीं रहता। और सब्जेक्ट भी अपने को देखने हैं, और फिर कुछ कोचिंग वाले पॉइंट भी देखने हैं अपने को। हो गए या कंप्लीट? अरे कम क्यों हो रहा है ये लेट वैसे ही हो रहा है, ये सिस्टम ही नहीं हिला ये कुछ। अरे एक हाथ से नहीं होता भाई। अरे वाह क्या बात है, ये काम का आदमी यार। पहले कहाँ चला गया था? अच्छा, घर सच नहीं गया था क्या? कोई बात नहीं, हंस लेते हैं, बुरा मत मानना, अपने भाई है सारे। अब आती है अगली, अगली जो लग्जेटिव, क्या आती है, लग्जेटिव आती है। लग्जेटिव है, तो लग्जेटिव की अगर बात करें, वे औषधियां जो मल या गोबर को चिकना करके या नरम करके बाहर निकालती है, शरीर से बाहर निकालती है। कोई कब्जी वाली सिचुएशन ही है। परगेटिव तो औषधियां क्या होती है, कब्जी को दूर करती है, और लग्जेटिव क्या करती है, लग्जेशन पैदा करती है। क्या इफेक्ट डालती है, लग्जेशन प्रभाव डालती है। लग्जेशन प्रभाव क्या करती है, जो मल या गोबर, गोबर तो पशु के होते हैं, मल तुम्हारे होता है, जो भी है, जो मल या गोबर को चिकना या नरम करके बाहर निकाले, वो लग्जेटिव औषधियां होती है। तो ऐसी दवा जो मल या गोबर को चिकना या नरम करके बाहर निकाले, लग्जेटिव ड्रग कहलाती है। ठीक है, वे औषधियां देख लीजिएगा इसमें, जो मल या गोबर को चिकना करके शरीर से बाहर निकालती है, लग्जेटिव कहलाती है। अगली अगर देखें अपन, एस्ट्रिंजेंट। ठीक है, एस्ट्रिंजेंट दोनों हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं हो। तो एस्ट्रिंजेंट वे औषधियां होती है जो हल्के रक्त को, स्राव को रोकती है, ठीक है, या जलन को कम करती है, या ठंडक का एहसास प्रदान कराती है, वो क्या कहलाती है, एस्ट्रिंजेंट कहलाती है। ठीक है, हल्के रक्त स्राव को रोकती है या जलन कम करती है, या मान लीजिएगा ठंडक का एहसास प्रदान करती है, वो दवा क्या कहलाती है, एस्ट्रिंजेंट कहलाती है। जैसे मान लीजिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का पेस्ट दे दिया, या केओलिन या पेक्टिन, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं ठंडक का एहसास प्रदान कर रही है, जलन को कम कर रही है, ठीक है, या फिर हल्के रक्त को रोक रही है, वो दवाएं क्या कहलाती है, एस्ट्रिंजेंट कहलाती है। क्या कहलाती है, एस्ट्रिंजेंट। आगे चलते है, अभी आएंगे, आएगा वो भी तुम्हारे साथ से। वापस आ गया है, टेक्निकल ऐसी चीजें है भाई ये। अरे भाई मान जा रहे, चाहते नहीं मेरे को हाथ लगाए।
बिल्कुल मान लिया यार तुम्हारी यार बात को। चलो पढ़े रहने दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, अपन ऊपर चलेंगे, ठीक है। नहीं जाएगी, साफ करना पड़ता है पहले इसको भाई। हम बोलो सारे, ज्यादा मत बोलो, पिटाई हो जाएगी। अगला है इसमें एंटी हेलमिंथिक, ठीक है। एंटी हेलमिंथिक ये क्या होते हैं? वे दवाएं जो पेट के कीड़ों को नष्ट करने हेतु काम में ली जाती है। पेट के कीड़ों को, जूड़ होती है जो पेट में, ठीक, पेट के जो कीड़े होते हैं जिसको पिल्ड भी बोलते हो आप, है ना, उसको कम करने के लिए या उसको नष्ट करने के लिए काम में ली जाती है। जैसे एल्बेंडाजोल हो गई, फेनबेंडाजोल हो गई, दवा का नाम हो गया कि वो दवाइयां जो पेट के कीड़ों को खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए ली जाती है, एंटी हेलमिंथिक कहलाती है। एंटी हेलमिंथिक कहलाती है। ये बार बार पूछी गई है एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स के बारे में। सामने इसको क्या लिख सकते हैं, आगे कई बार ड्रग्स भी आ जाता है, एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स। इसका मतलब वही हो गया, ऐसी दवाइयां जो पेट के कीड़ों को नष्ट करने के काम आती है, एंटी हेलमिंथिक ड्रग कहलाती है। जैसे एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, ऑक्सफेंडाजोल, ये सारी उसके अंतर्गत आती है। हाँ, अगली आती है डायूरेटिक। क्या है डायूरेटिक? वे औषधियां जो मूत्र के निर्माण को बढ़ाती हैं, वे औषधियां जो मूत्र के निर्माण को बढ़ाती हैं, डायूरेटिक्स कहलाती हैं। जैसे फ्रूसेमाइड, ठीक है, मैनिटोल, ये क्या होती है? मूत्र के स्राव को बढ़ाती है। कई बार जैसे आपने सुना होगा सर्दियों के दिनों में छोटे जो काफ होते हैं, बछड़े, बेसिकली मेल काफ की बात कर रहे हैं अपन, उसमें पथरी बन जाती है, सब बंद हो जाता है। तो जो भी भाई साहब अनट्रेंड है, जिनको पता नहीं है, वो जाते हैं, इंजेक्शन भरते हैं, लासिक्स और लगा देते हैं। लासिक्स क्या होता है? फ्यूसेमाइड का काम करता है एक तरह से। ये मूत्र के निर्माण को बढ़ाता है, मूत्र की मात्रा को बढ़ाता है, वो ना कि आपकी जो मार्ग में अवरोध है, अवरोध पैदा हो रहा है, उसको सही नहीं करेगा, ठीक है। उसमें तो कैथेटर लगाना पड़ेगा आपको, या कुछ भी करना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा, वो प्रोसेस अलग है। लेकिन डायूरेटिक्स क्या करती है? वे औषधियां होती है जो मूत्र के निर्माण को क्या करती है? बढ़ाती है। वो क्या कहलाती है? डायूरेटिक्स कहलाती है। जैसे फ्रूसेमाइड या मैनिटोल। क्लियर है? आगे चलते हैं। इकबोलिक बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार पूछी जाती है। वे औषधियां गर्भाशय में संकुचन लाती है। वे औषधियां जो गर्भाशय में संकुचन लाती है, पैदा करती है, वो क्या कहलाती है? इकबोलिक कहलाती है। और याद रखना हमेशा, वे औषधियां जो गर्भाशय में संकुचन ला रही है, वो क्या करेगी? गर्भाशय के अंदर संकुचन लाके जो अपरा होती है, जो प्लेसेंटा होती है, जो जेर होती है, उसको निकालने में सहायक होती है। जब आपकी भैंस ब्याह जाती है, आर्चुरेशन हो गया, उसके बाद में उसको क्या करोगे? जब जेर नहीं डालती है, अपरा नहीं डालती है, प्लेसेंटा नहीं डालती है, तो आप क्या देते हो? दवा देते हो। जैसे अलग अलग प्रकार की दवाएं देते हो आप, तो वो इकबोलिक की कैटेगरी में आती है। जैसे ऑक्सीटोसिन भी क्या करता है? एज ए इकबोलिक का काम करता है। वैसे मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा दवाई है, अलग अलग कंपनियों की है। जैसे सबसे ज्यादा प्रचलित है लाल डब्बे वाली जो दवा आती है, क्या बोलते हैं उसको, कोई बताएगा? यूट्राटोन, ठीक है, यूट्राटोन है, वो दवा सबसे ज्यादा चलती है। तो वो क्या करती है? जो जेर है, जो प्लेसेंट है, उसको निकालने में सहायता प्रदान करती है। वो कैसे निकालती है? गर्भाशय में संकुचन पैदा करती है। संकुचन पैदा करने के बाद उसके अंदर क्या होते हैं? कोटिलिडन्स और क्रैंकल्स होते हैं, वो खुल जाते हैं। बटन के आकार के कोटिलिडन्स व क्रैंकल होते हैं, वो संकुचन पैदा होने की वजह से खुल जाते हैं। जब आपके बटन ढीले होते हैं और सामने बाइक चला रहे होते हो और बार बार फट की आवाज आती है, तो बटन कई बार ऑटोमेटिक खुल जाते हैं आपके। तो वो संकुचन हो रहा है, जोर से प्रेशर लग रहा है, तो उससे ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। तो ये भी क्या करती है? जब गर्भाशय की मांसपेशी जो अंदर होती है, उनमें संकुचन पैदा करेगा। संकुचन करने की वजह से जो कोटिलिडन्स और क्रैंकल्स जो होते हैं,
ठीक है, वो खुल जाते हैं और खुलते ही वो जहर बाहर आ जाती है, निकल जाती है वो, याद रखना। अगला है ग्लैक्टोगोग। तो ग्लैक्टोगोग क्या होती है? ग्लैक्टोगोग दूध के स्राव को बढ़ाने वाली औषधियां, वे औषधियां जो दूध के स्राव को बढ़ाने का काम करती है वो क्या कहलाती है? ग्लैक्टोगोग कहलाती है। जैसे ऑक्सीटोसिन हो गया, शतावरी होगी, इनका बेसिकली क्या काम होता है? दूध के स्राव को बढ़ाना होता है। ये मिल्क रिलीजिंग हार्मोन है एक तरह से ऑक्सीटोसिन। जब आप, कई बार नहीं होता, एक सफेद सी सुई लगाते हो, उसके पानी सी लगा देते हो और वो पहुंच जाती है, वो हार्मोनल तो इंजेक्शन है, ऑक्सीटोसिन तो है उसमें, और क्या है? वो सीधा ब्रेन से स्टिमुलेट करके वहां से मिल्क को रिलीज कराने में, मिल्क को लेट डाउन कराने में उसको सहायता करता है, ताकि आगे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहे। पशु जो दूध नहीं दे रहा है वो दूध दे रहे। वो सुई लगाते हैं, 5-10 मिनट बाद जैसे बैठते हो, छापका मार के थोड़ा बहुत हाथ लगाते हो, वो पहुंच जाती है। और बाद में तो झूठे ही कई दिन बाद थप्पी भी मार दोगे तो उसके लगेगा सुई लग गई, वो अपने आप पहुंच जाती है। देखना कभी ऐसा भी होता है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है? मानसिक रूप से उसको दवाई के लिए एक तरह से मानसिक रूप से दवा दी जाती है, वैसे दवाई नहीं है, उसको ये लग रहा है खोखली दवा दे दी, आपने दवाई के अंदर कुछ भी नहीं डाला, खोखली दवा दे दी, और आपके ऊपर उसको पूरा ट्रस्ट है, तो वो खोखली दवा से ठीक हो जाएगा। उसको प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली है इसमें ग्लैक्टोगोग, दूध के स्राव को बढ़ा दिया, पढ़ा दिया अभी। अगली है हिमेटेरिक्स, रक्त के आयतन को बढ़ाने वाली या रक्त के स्राव को बढ़ाने वाली। ठीक है, हिमेटेरिक्स रक्त के आयतन को बढ़ाने वाली औषधियां, यह रक्त कोशिकाएं व हीमोग्लोबिन में वृद्धि करती है। किसमें करती है? रक्त कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं व हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है उसमें वृद्धि करती है। जैसे फेरस सल्फेट हो गया, आयरन हो गया, फोलिक अम्ल हो गया, विटामिन B12 हो गया, ये सारे क्या है? हिमेटेरिक्स है। कहने का तात्पर्य रक्त का आयतन, आयतन बोलते हैं वॉल्यूम को। ठीक है, रक्त के वॉल्यूम को बढ़ाने वाली, रक्त के आयतन को बढ़ाने वाली औषधियां क्या कहलाती है? हिमेटेरिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? हिमेटेरिक्स। क्लियर रहेगा? हिमेटेरिक्स का मतलब समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। अगली है हीमोस्टेट या स्टैटिक्स, या फिर बताओ स्टेटिक्स। ठीक है, ये सारी एक ही नाम है, कई बार अलग अलग नाम से पूछा जाता है, मैंने सारे नाम दे दिए। बेसिकली ये हीमोस्टेट, हीमोस्टेट जो ड्रग होती है ये। ठीक है, तो ये क्या करती है? ये औषधियां जो रक्त के स्राव को रोकती है। कई बार सील टूट जाता है, या कई बार आपस में कोई पशु लड़ रहे थे, या कोई इंजर्ड भाग हो गया जिसमें ब्लड का लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा रक्त स्राव हो रहा है, तो उस समय उस जगह या फिर बॉडी में रक्त स्राव को रोकने के लिए हीमोस्टेटिक ड्रग देते हैं। ठीक है, तो हीमोस्टेटिक ड्रग वो होती है जो रक्त के स्राव को बहने से रोकती है, या रक्त के स्राव को बंद करती है, या रक्त के स्राव को रोकने का काम करती है, वो हीमोस्टेटिक ड्रग कहलाती है। जैसे मान लीजिएगा रक्त का थक्का जमा कर, क्या करती है? वैसे थोड़ी, रक्त को क्लोट करती है, रक्त को क्लोट कर देगी तो रक्त का थक्का जम जाएगा। ठीक है, जैसे विटामिन के, एग्जाम्पल विटामिन के है जो रक्त को क्लोटिंग फैक्टर में सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है, विटामिन के। ठीक है, आगे चलते हैं अपन।
दिख रहा है? ठीक है। एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट ये दवा होती है जो कफ को गीला करके शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। ठीक है, खांसी हो रही है, कफ बन रहा है बहुत ज्यादा, जैसे खांसी करते हो कफ आता है और काफी निकलता है, इसमें कई बार कफ भी आता है, कई बार नहीं भी आता है। ठीक है, ड्राई रेल्स भी होते हैं कई बार। तो जो मान लीजिएगा क्या होता है, कफ को द्रवित करके या गीला करके उसको शरीर से बाहर निकालने वाली जो दवा होती है वो क्या कहलाती है? एक्सपेक्टोरेंट कहलाती है। तो वो दवा जो कफ को द्रवित करके शरीर से बाहर निकालने का काम करती है एक्सपेक्टोरेंट कहलाती है। याद रहेगा? जैसे स्टीम भाप, भाप देते हो कई बार आप, आपके कफ जम रहा है और आपने भाप दिया, बहुत ज्यादा स्टीम दिया, तो उससे भी आपका कफ निकलता है। या मान लीजिएगा आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड हो गया या फिर इफेड्रिन हो गया, ये सारी क्या करती है? कफ को बाहर निकालने का काम करती है। ये कफ सिरप लेते हो आप, उसमें बहुत सारे अलग अलग कंटेंट पाए जाते हैं, इंग्रेडिएंट्स सारे लगभग ऐसे ही होते हैं। तो वो क्या करती है? कफ को द्रवित करके शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। अगला चलते हैं इसमें एनाल्जेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, ये सारी। ठीक है, तो एनाल्जेसिक क्या होती है? वे औषधियां जो दर्द को कम करती है। अरे भाई जी, थारे का तो दर्द हो रहे है ना, कहीं भी दर्द हो रहा है थारे, तो आप दर्द की दवा लो ना, तो वो दर्द ठीक हो जाए। तो वो दवा को क्या बोलते हैं अपन, क्या कहा जाता है उसको? एनाल्जेसिक दवा कहलाती है वो। ऐसी दवा जिससे आपका दुख दर्द कम हो जाए या दर्द कम हो जाए, सिर फाटने वाला था और आपने दवा ले ली, तो वो क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक कहलाती है। ठीक है, अभी अभी सरकार ने गजट नोटिफिकेशन निकाल के, कुछ दिनों पहले की बात है, महीने 2 महीने पहले की बात है, नीमू पैरा जो दवा थी, नीमूसलाइड पैरासीटामोल, उसको बैन किया है। उसके साइड इफेक्ट ज्यादा थे। ठीक है, तो वो बैन कर दिया। पहले डिक्लो को भी बैन कर रखा था। ठीक है, तो ये बैन है लेकिन फिर भी मार्केट में चलती है, पाई जाती है। तो एनाल्जेसिक दवा भी होती है जो दर्द को कम करती है। ठीक है, दूर करती है, जैसे मेलोक्सिकम, नीमूसलाइड, ओपियोइड, ये सारी क्या होती है? दर्द को कम करने वाली दवा है। इसके कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट थे, इसलिए इसको बंद करना पड़ा। कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होंगे अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर, पशु को दे रहे हैं, उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में साथ आ रही है, अपने नुकसान कर रही होगी ज्यादा मात्रा में, क्योंकि डोज ज्यादा देते हैं तो आती है ना कहीं ना कहीं। ठीक है, विड्रॉल पीरियड में निकलती है बाहर। अगली है एंटीपायरेटिक, ऐसी दवा जो बुखार को कम करती है एंटीपायरेटिक कहलाती है। वो दवा जो बुखार को कम करे, पायरेक्सिया होता है ना, वो बुखार होता है, हाइपर पायरेक्सिया मान लीजिएगा, फीवर मान लीजिएगा, पायरेक्सिया मान लीजिएगा, वो सारी क्या होती है? कंडीशन होती है बुखार की, जिसमें टेम्परेचर शरीर में बढ़ रहा है। जब शरीर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो और कोई दवा देने से ठीक हो जाए तो वो दवा कहलाती है एंटीपायरेटिक। हिंदी और इंग्लिश में बहुत है, जिसको भी चाहिए आप इसमें साथ में आपको नंबर भी मिल जाएंगे, उस नंबर पे आप मैसेज करोगे तो कहीं ना कहीं आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी ताकि आपको फायदा हो। तो बुखार को कम करने वाली औषधि है वो पैरासीटामोल है। ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि कौन कौन सी दवा होती है। अगला है ट्रैंकुलाइजर। अगली कौन सी है? ट्रैंकुलाइजर। पशु को बेचैनी, डर, तनाव को कम करने में, ज्यादा उत्तेजित पशु को शांत करने के लिए दी जाने वाली औषधि क्या कहलाती है? ट्रैंकुलाइजर कहलाती है। अरे जब आपके गांव में कोई क्या आ गया, टाइगर आ गया, पैंथर आ गया कोई गांव में, और वन विभाग उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है, और एक आपने देखा होगा बंदूक नुमा कोई होती है उनके पास, उसमें क्या लगा दिया जाता है? ट्रैंकुलाइज किया जाता है, उसमें बेहोश करने वाली दवा होती है। हाइपर एक्साइटमेंट होता है किसी जानवर के, तनाव होता है, डर होता है, बेचैनी होती है, या बहुत ज्यादा उत्तेजित पशु होता है, उसको शांत करने के लिए जो दवा दी जाती है वो ट्रैंकुलाइजर कहलाती है। ठीक है, तो पशु की बेचैनी, डर, तनाव या अत्यधिक उत्तेजना वाले पशु को शांत करने के लिए दी जाने वाली दवा क्या कहलाती है? ट्रैंकुलाइजर कहलाती है। ठीक है, जैसे कौन कौन सी है? क्लोरप्रोमाजिन, ठीक है, सिक्विल भी दी जाती है। कई बार ये एक तरह से एनेस्थीसिया की तरह काम करती है। ठीक है, सिक्विल पूरी तरह नहीं, लेकिन ये शांत कर देगी और कहीं कहीं संकुचन कम कर देगी। सिक्विल को एक जगह और भी यूज लेते हैं जब प्रोलैप्स होता है,
जब वेजाइनल प्रोलैप्स होता है, जब शरीर बाहर आता है, तो उस समय भी आप उसको लगा सकते हो कि वो निमाई करती है, जोर लगाती है, तो वो जोर नहीं लगाएगी। जब जोर नहीं लगाएगी तो क्या वो शरीर बाहर नहीं आएगा। तो सिकबिल का और भी कई जगह यूज होता है। आगे चलते हैं इसमें कार्मिनेटिव। तो कार्मिनेटिव वे औषधियां होती है जो शरीर से गैसों को बाहर निकालने का काम करती है। शरीर में गैस बन रही है, उसको निकालने का काम करती है। तो इसलिए जब भी दाल खाओ आप, तो दाल में हींग डाल के खाया करो, तो कहीं ना कहीं आपकी क्या होती है, गैस बाहर निकलेगी। हींग क्या कहती है, हींग हमेशा कार्मिनेटिव औषधि होती है जो कि शरीर से गैस को बाहर निकालने का काम करती है। जैसे धनिया हो गया, अदरक हो गई, अजवाइन हो गई, ये सारे क्या कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी के मेडिसिन है। ये सारी मेडिसिन ही है। हींग, अजवाइन, धनिया, अदरक क्या है, ये मेडिसिन के भाग है। ठीक है, अगला चले इसमें एंटीजाइमोटिक। वे औषधियां जो रूमन में किण्वन की प्रक्रिया को कम करती है। जाइमोटिक वे औषधियां जो रूमन में किण्वन की प्रक्रिया को कम करती है, वो क्या कहलाती है, एंटीजाइमोटिक कहलाती है। जैसे तारपीन का तेल, क्लोरल हाइड्रेट, ये सारी इसमें आती है। आगे चलते हैं। एंटीबायोटिक्स, ठीक है, बहुत बार पढ़ी होगी आपने और अभी भी पढ़ रहे हो और आगे भी पढ़ोगे आप। तो एंटीबायोटिक्स क्या होती है, सूक्ष्म जीवियों से प्राप्त होने वाली औषधियां जो अन्य सूक्ष्म जीवियों को नष्ट करने या वृद्धि को रोकने का काम करती है। जो एंटीबायोटिक आप दवा ले रहे हो वो क्या करती है, सूक्ष्म जीवियों से ही बनती है और उन सूक्ष्म जीवियों को नष्ट या उनकी वृद्धि को रोकने का काम करती है। वो क्या कहलाती है, एंटीबायोटिक कहलाती है। जैसे पेनिसिलिन हो गया, जेंटामाइसिन हो गया, एंडोफ्लोक्सासिन हो गया, ओटीसी हो गया, ये सारी क्या है, एंटीबायोटिक है। तो वे औषधियां जो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होती है तथा सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने या वृद्धि को कम करने के लिए, ठीक है, वृद्धि को रोकने का कार्य करती है, क्या कहलाती है, एंटीबायोटिक्स कहलाती है। आगे चलते हैं अपन। ये तो आपकी सारी डिफाइन होगी, टोटल इससे बाहर आपकी डिफाइन आएगी नहीं जो आपको पढ़ा है। अब कुछ 8-10 शॉर्ट नोट है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब देख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। फटाफट देखते हैं, टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा, इतना टाइम ज्यादा नहीं हुआ, अभी 50 मिनट हुई है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अब देखिएगा इसमें ये आपको पढ़ भी रखा है डिफाइन में, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं, बार बार पूछा जाता है कई बार। ये एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डिसइंफेक्टेंट या एंटीसेप्टिक। ठीक है, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में क्या अंतर है। तो बेसिकली अगर अंतर की बात करें, ज्यादा अंतर अपन लिखेंगे नहीं इसके। एक तो अपन जो डिफाइन लिखा है वो डिफाइन लिख दो और उसके बाद में आपको उसके जो एग्जाम्पल लिख दो, वो सफिशियंट है आपका। कुछ ज्यादा आपको बशर फैलाने की जरूरत नहीं है कि ये लिखो वो लिखो फलाना, कुछ नहीं। जो डिफाइन पहले पढ़ी अपन ने वो लिखना है, उसके सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं। डिफाइन क्या पढ़ी थी, सजीव सतह पर सूक्ष्म जीवों को रहित करने के लिए या उनको किल करने के लिए, नष्ट करने के लिए जो रसायन या पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो एंटीसेप्टिक कहलाता है। कौन कौन से रसायन है, पायोडीन आयोडीन होगा, जिसको बीटाडीन के नाम से जानते हो। तो बीटाडीन के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो पायोडीन आयोडीन होता है। डिटॉल हो गया, सेवलोन हो गया, लाल दवा हो गई जिसको पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, बोरिक एसिड हो गया, हाइड्रोजन प्रोक्साइड हो गया, H2O2, ये तो सारे क्या हो गए, एंटीसेप्टिक हो गए। अब बात करते हैं डिसइंफेक्टेंट की। तो निर्जीव सतह को सूक्ष्म जीवियों रहित या उनको किल करने हेतु जो रसायन का उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, डिसइंफेक्टेंट कहलाते हैं। वो डिसइंफेक्टेंट कौन कौन से होते हैं, जो फर्श या आपके टेबल पे पोछा लगाने के लिए काम में लिए जाते हैं, तो वो होते हैं फिनॉल, फिनाइल, क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस क्या करती है, ये तालाब, कुंड, पोंड या आपने जो पोंड बना रखा है उसमें पानी को शुद्ध करने का काम में लिया जाता है। पानी को प्योरीफाई करने के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड से आप पशु बाड़े को, ठीक है, कितना परसेंट फॉर्मेल्डिहाइड उसमें यूज करते हैं, वो 6% करते हैं, 4% करते हैं, वो उसको यूज करके आपके पशु बाड़े को निसंक्रमित किया जाता है। ठीक है, सनरेज हो गया, अल्ट्रावायलेट रे हो गई, ये इतना ही, इसमें ज्यादा नहीं है। अब इसमें सामान्य पर्ची का प्रारूप है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 100% बार बार पूछा जाता है।
बार बार पूछा जाता है शॉर्ट नोट में भी और मेजर में भी। मेजर में तो कैसे आएगा, सामान्य उपचार पर्ची का सामान्य प्रारूप बनाते हुए उसको वर्णन करो, जो पॉइंट्स है उनका वर्णन करना है आपको, ठीक है। कौन कौन सा करना है, सिर्फ कुछ का ही करना है, सुपरस्क्रिप्शन का कर दिया, इंस्क्रिप्शन का कर दिया, सब कर दिया, सिग्नेचर का कर दिया, इनिशियल का कर दिया, इनका करना है आपको, बाकी तो सेम एज इट इज लिखना है। अगर आपसे प्रारूप पूछे कि किस प्रारूप की अगर बात करें तो कैसा प्रारूप है, तो प्रारूप की बात करें तो सबसे पहले आएगा क्रमांक डालना है, उसके बाद दिनांक डालनी है, ठीक है। उसके बाद आता है पशु मालिक का नाम। पशु मालिक का नाम क्या है, जैसे मान लीजिए राहुल नाम है, उसका नाम। पशु की किस्म कौन सी है, बेफेलो। कौन सी नस्ल होगी, मुर्रा। पशु का लिंग कौन सा है, फीमेल। कितने साल की है, 7 साल। निदान क्या किया आपने, एनोरेक्सिया, खाना नहीं खा रही, बात खत्म। सुपर इंस्क्रिप्शन में बेसिक ड्रग जो आते हैं, बेसिक हो गया, एडजुवेंट हो गया, ड्रग्स का नेम हो गया, जिसमें करेक्टिव व्हीकल्स हो गया, माध्यम जिसको बोलते हैं वो हो गया। आगे आता है इंस्क्रिप्शन, फिर आता है सब्सक्रिप्शन, फिर सिग्नेचर होता है जिसको टू बी गिवन इमीडिएटली बोलते हैं, तुरंत देनी है आपको, ठीक है। प्रेस्क्राइब, इनिशियल, ठीक है, उसके अंदर बताना है कि भाई कैसे कैसे क्या देनी है, और प्रेस्क्राइबर का नाम आना है, डेट आनी है। इसमें ये सीक्वेंस से कैसे याद करोगे, इसका मैंने लास्ट में यहां थोड़ा सा क्या बना दिया, ये थोड़ी ट्रिक बना दी। पहले सुप्रा इंस्क्रिप्शन हो गया, फिर सुपर इंस्क्रिप्शन हो गया, फिर इंस्क्रिप्शन हो गया, फिर सब्सक्रिप्शन हो गया, फिर सिग्नेचर हो गया, और फिर इनिशियल हो गया। तो SSI ससी भी बोल सकते हो आप, ऐसे भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसी चीज याद करो, 7 समंदर पार से चली आई दौड़ी दौड़ी, है ना। तो 7 समंदर पार इंडोनेशिया से सीधी आई, कौन आई, आगे कोई भी आगी, फरवरी का महीना है, इसमें आती रहती है, ठीक है। तो ट्रिक की बात कर रहे हैं अपन, 7 समुद्र पार इंडोनेशिया से सीधी आई, तो ये आपको याद रहेगा। एस बोले तो सुपरास्क्रिप्शन, दूसरा एस 7 समुद्र पार से सुपर इंस्क्रिप्शन हो गया, आई से इंडोनेशिया से इंस्क्रिप्शन हो गया, जो कि इंस्क्रिप्शन होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, उपचार पर्ची का। फिर से सब्सक्रिप्शन हो गया, फिर सीधी से आएगा सिग्नेचर, फिर आई से हो गया इनिशियल। तो ये 6 पार्ट होते हैं इसको। 7 समुद्र पार इंडोनेशिया से सीधी आई, रुकी को ना, सीधी थार कने आई, कड़े से आई, इंडोनेशिया से आई, ठीक है, ये याद रखना। आगे चलते हैं अपन उसमें। हाँ, इंडोनेशिया बहुत दूर है, और क्या। देखो, जो अंतरशिरा मार्ग से दवा देने के फायदे में नुकसान अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अंतरशिरा जो होती है वो क्या होती है, आईवी रूट, क्या होती है वो, आईवी रूट होता है, जो वेन के अंदर दी जाती है ना, ठीक है। जैसे गाय, भैंस, बकरी और हाँ, बकरी, भेड़, इनमें जुगलर वेन से देते हैं, ठीक है। सब जानवरों में लगभग अलग अलग होती है, कुत्तों में अलग है, सुअर में अलग है, पक्षियों में अलग है, वो आगे क्वेश्चन आएगा उसमें देख लोगे आप, ये लिख रखा हुआ, शायद ये लिख रखा, देखो, हाँ, आईवी रूट, गाय, भैंस, घोड़ा, भेड़, बकरी जुगलर वेन में आईवी देते हैं। ये जो गले के साइड में जो होती है, ये बड़ी जो प्रोमिनेंट वेन होती है उसमें दिया जाता है आईवी इंजेक्शन। कोई भी आईवी ड्रिप चढ़ा रहे हो या इंजेक्शन दे रहे हो या बोतल चढ़ा रहे हो, वो हमेशा जुगलर वेन में देंगे, याद रखना। किस किस जानवर में, गाय, भैंस, घोड़ा, भेड़, बकरी के अंदर, ठीक। अगर कुत्ता में बिल्ली की बात करें तो एक्सटर्नल सिफेनस वेन के अंदर देते हैं, पैर के अंदर, आगे या पिछले में एक्सटर्नल सिफेनस वेन होती है, जो मूवेबल भी होती है, काफी पकड़ते हो तो सही ढंग से लगता भी नहीं है। एक्सटर्नल सिफेनस वेन जो होती है उसमें कहां किस किस जानवर में लगती है, कुत्ता और बिल्ली के अंदर बात कर लगती है। सुअर की बात करें तो ईयर वेन जो होती है, कान की वेन में होती है। एक बात याद रखना, कई बार पशु को बांधते टाइम गाय भैंस में बांध रहे हो और आपके जुगलर वेन प्रोमिनेंट नहीं होती है और दब जाती है अच्छे से, तो उसमें आप पशु को, जैसे गाय भैंस को भी आप ईयर वेन में दे सकते हो, आप कोई बड़ी बात नहीं, दे सकते हो, उसमें बहुत जगह देते हैं, ठीक है।
कान की वेन जो उसको बोलते हैं एंटीरियर वेना केवा, उसमें दिया जाता है। और अगर पक्षी या पोल्ट्री की बात करें तो विंग वेन जो होती है, पंखों की जो वेन होती है, उसमें दिया जाता है। अब इसके फायदे क्या क्या है, किसके आईवी रूट से दवा देने के फायदे की बात कर रहे हैं अपन। जलन पैदा करने वाली दवा देने का सबसे अच्छा मार्ग है। अगर आप उसको जलन पैदा करने वाली को आईएम या वैसे दोगे या ओरली दोगे तो वो बहुत ज्यादा जलन पैदा करेगी, आपसे ली नहीं जाएगी, इरिटेट करेगी वो। तो आईवी में कभी जलन नहीं करती है, सीधी वो ब्लड में डिजोल्व होती है तुरंत। इसके द्वारा दवा अधिक मात्रा में दी जा सकती है, ठीक है। सर्वाधिक अवशोषण के कारण तुरंत परिणाम आता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसका ये है, ये सर्वाधिक अवशोषण के कारण 100% अवशोषण होता है इसमें, और 100% अवशोषण होगा तो क्या होगा, तुरंत उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। 100% अवशोषण तो तुरंत परिणाम आएगा उसका। अब उसके डिसएडवांटेज क्या है, नुकसान क्या है, तो नुकसान की बात करें तो संक्रमित सुई से एक्सेस हो सकती है। अगर आपने कोई संक्रमित सुई है उसको उसमें घुसा दिया वेन के अंदर तो उससे एक्सेस हो सकती है, ठीक है। या एयर एम्बोलिज्म हो जाती है, कई बार आप उसमें बुलबुला होता है, बुलबुला चढ़ा देते हो तो उससे एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, वो सबसे बड़ा घातक होता है वो भी। और नस में सूजन आ सकती है, कई बार आप आउट हो जाती है, आउट होने के बाद नस के अंदर सूजन आ जाती है, वो फ्लूइड बाहर भर जाता है और सूजन आ जाती है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, फेलेबाइटिस बोलते हैं, नस में सूजन आना। शोक लग सकता है, आघात लग सकता है जब आप फास्ट आईवी लगाते हो किसी किसी जानवर में, जैसे आप मिल्क फ्यूर में था और उसका टेम्परेचर लो था और आपने फास्ट दे दिया आईवी, तो वो वही की वही शोक लग के आघात लग के खत्म हो जाएगा। तो ये उसके डिसएडवांटेज है। अब बात करते हैं, आइए मांसपेशियों में दवा देने के क्या क्या फायदे नुकसान है। ठीक है, मांसपेशियों में दवा देने के फायदे व नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। तो मुख्यतः ये याद रखना, जब मांसपेशियों में आप दवा दोगे तो किस जगह दी जाती है, तो गर्दन का जो हिस्सा होता है इस जगह, वह ग्लूटियल भाग के अंदर दी जाती है, ठीक है। गर्दन व ग्लूटियल भाग हिप बोन के ऊपर जो होता है वहां जनरली देते हैं मांसपेशियों में। तो मुख्यतः गर्दन व ग्लूटियल भाग में मांसपेशियों में इसका यूज करते हैं। किसको, आईएम, जो सुई आप मांस में लगाते हो, सीधा ठोकते हो आप, है ना, मांस में लगाते हो वो। अब उसके फायदे क्या है, अवशोषण शीघ्रता से होता है उसकी अपेक्षा, किसके, आईवी की अपेक्षा शीघ्रता से होता है, जैसे वो सबसे ज्यादा होता है, दूसरे नंबर पे अवशोषण इसका होता है, ठीक है। तो अवशोषण शीघ्रता से होता है, जलन करने वाली दवा भी दी जा सकती है। अब बात करें नुकसान के क्या है, इसमें अधिक मात्रा में दवा नहीं दी जा सकती। इसमें डोज रेट जो होती है ना, डोज रेट फिक्स होती है, कितने एमएल या कितने एमजी पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लगाना है, डोज रेट फिक्स होती है। इसमें नर्व इंजरी की आशंका अधिक रहती है, नर्व की इंजरी होने की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, किसके अंदर, आईएम रूट के अंदर। तो ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, जो उसके फायदे और नुकसान है। अगला जो क्वेश्चन है वो है बार्बिचुरेट्स। ये जनरली बच्चों को मिलता भी नहीं है, किताब में ढूंढते रह जाते हैं और बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, बार्बिचुरेट्स क्या होता है, ठीक है। तो ये एक उत्पाद है जो यूरिया प्लस मेलेनोइक अम्ल के संगठन से बनने वाला उत्पाद है। यूरिया व मेलेनोइक अम्ल के संगठन से बनने वाला एक उत्पाद है, जिसको क्या बोलते हैं, बार्बिचुरेट्स को कहते हैं। और प्रभाव के आधार पर बार्बिचुरेट्स को निम्न प्रकार में बांटा गया कि बार्बिचुरेट क्या प्रभाव दिखा रहा है, कितना प्रभाव दिखा रहा है, उसके आधार पे इसको निम्न भागों में बांटा गया है। जैसे कौन कौन से भाग हो गए, 4 भागों में बांटते हैं इसको, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। कई दवाओं पे आप एल लिखते हो ना, लॉन्ग एक्टिंग, लंबे समय तक दवाओं का प्रभाव रहने वाला। तो इसमें लॉन्ग एक्टिंग की अगर बात करें, 8 घंटे से अधिक का प्रभाव हो गया तो वो क्या कहलाती है, लॉन्ग एक्टिंग दवा कहलाती है। जिस दवा का प्रभाव 8 घंटे से ज्यादा तक रहे वो लॉन्ग एक्टिंग कहलाती है। 12 घंटे तक, 14 घंटे तक, 15 घंटे तक रहे उनको क्या कहते हैं, लॉन्ग एक्टिंग कहते हैं। जैसे फिनोबार्बिटॉन हो गया, ठीक है। तो ये
किस किस का मिश्रण है? यूरिया व मेलेनोइक अम्ल के मिश्रण है, ठीक है, उत्पाद है। अगर बात करें इसमें प्रभाव के आधार पर इसको निम्न भागों में बांटा जाता है। पहला लॉन्ग एक्टिंग है, 8 घंटे से अधिक का प्रभाव दिखा रहा है, जैसे फिनोबार्बिटोन हो गया। दूसरा अगर बात करें इंटरमीडिएट, इसमें 4 से 8 घंटे का प्रभाव होता है, इसको ब्यूटाबार्बिटोन बोलते हैं, ठीक है। तीसरा आता है शॉर्ट एक्टिंग, जो 1 से 4 घंटे तक प्रभाव शो करता है। अगर 1 से 4 घंटे तक दवाई का प्रभाव रहता है तो वो कौन सी होती है? पेंटोबार्बिटोन होती है। अगर अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, ऐसी दवा जो विद इन 30 मिनट तक उसका असर रहता है, 30 मिनट के बाद कोई असर नहीं रहता उसका, तो वो कहलाती है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। ऐसी दवा जो 30 मिनट से कम प्रभाव दर्शाती है, जैसे थायोपेंटल सोडियम। थायोपेंटल सोडियम जो 30 मिनट से कम का प्रभाव दिखाती है, वो कहलाती है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग कहलाती है। अब हिप्नोटिक जो होती है, कृत्रिम निद्रावस्था के रूप में लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट का यूज किया जाता है। कृत्रिम निद्रावस्था, कृत्रिम रूप से उसको सुलाने के लिए, जिसको बोलते हैं हिप्नोटाइज करना, या हिप्नोटिक दवा जो होती है, कृत्रिम रूप से उसको निद्रा की अवस्था में लाना, वो कौन सी प्रकार की दवा ली जाती है? लॉन्ग एक्टिंग दवा का काम में लिया जाता है, ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट का यूज किया जाता है। अगला चलते हैं इसमें। औषधियों के विसंगतियों के प्रभाव, जिसको बोलते हैं ड्रग्स इनकम्पेटेबिलिटी, ड्रग की असंयोजकता, विसंगतियां या बेमेलता, किसी भी नाम से आ सकती है। क्या आ सकती है? ड्रग की बेमेलता होगी, ड्रग की असंयोजकता होगी, ड्रग की विसंगतियां होगी। कि ड्रग से क्या विसंगति पैदा हो रही है, दो ड्रग को एक साथ मिलाने से क्या बेमेलता हो रही है, क्या होता है? तो पहली है चिकित्सकीय बेमेलता, ठीक है। पहली क्या है? चिकित्सकीय औषधीय विसंगति जो बेमेलता होती है, ये होती है इसमें औषधियां विपरीत औषधीय प्रभाव प्रकट करती है। इसमें औषधियां विपरीत औषधीय प्रभाव प्रकट करती है या एक दूसरे के अवशोषण में अवरोध पैदा करती है। जब दो दवाएं दी, एक तो अवशोषण उसको रोकेगी और एक अवशोषण को बढ़ाएगी, तो दोनों विपरीत प्रभाव शो कर रही है। एक किसी चीज के अवशोषण को रोक रही है, एक उसके अवशोषण को बढ़ा रही है, तो दोनों ने चिकित्सकीय देखें तो विपरीत प्रभाव पैदा कर दिया, जिससे उनके कार्य क्या होते हैं? बाधित होते हैं, ठीक है। जैसे लो ऑब्जॉर्प्शन ऑफ एंटीबायोटिक, कम अवशोषण ऑफ एंटीबायोटिक का कैसे? जब टेट्रासाइक्लिन दवा जब आप लेते हो, उनके साथ में डेयरी उत्पाद जैसे ले लिया, मक्खन खा गए, दही खा गए, आप घी खा रहे हो, आप डेयरी उत्पाद, तो टेट्रासाइक्लिन दवा उसके प्रभाव को कम कर देता है, डेयरी उत्पाद। जब टेट्रासाइक्लिन औषधि आप ले रहे हो और साथ में दही छाछ पी रहे हो, आप दूध पी रहे हो, आप, तो डेयरी उत्पाद है, वो टेट्रासाइक्लिन के प्रभाव को कम करने का काम करता है, ठीक है। तो ये विपरीत प्रभाव होगा दोनों का। तो पहला होगा चिकित्सकीय विसंगति, दूसरा है रासायनिक विसंगति। इसमें एक ही सिरिंज में औषधियों को मिलाकर प्रयुक्त करना गलत प्रथा है, जिससे विसंगति उत्पन्न हो सकती है। कई बार होता है, कौन लगाएगा बार बार? एक दवा भर ली, फिर दूसरी उसमें भर ली, फिर तीसरी उसमें भर ली, अपना क्या लग रहा है? अगले को विसंगति अगले की हो रही है, इनकम्पेटेबिलिटी अगले की हो रही है, अपनी थोड़ी हो रही है। भर लिया, कौन दो दवा करेगा? ठोक दिया, चले गए। कुछ ठीक हो गया, कुछ ठीक नहीं हुआ। तो ये विसंगति कैसी है? दूसरी रासायनिक विसंगति। तो कुछ दवाइयां ऐसी होती है, कुछ रसायन ऐसे होते हैं जिनको आप साथ में नहीं मिला सकते, साथ में मिला के दे दिया तो पशु की विसंगतियां पैदा हो जाएंगी, उत्पन्न हो जाएगी, उससे पशु को तकलीफ होगी, आपको तो नहीं होगी, आप तो लगा के चले गए पैसे डाल के रुपए में जेब में। तीसरा है भौतिक विसंगति। अधिकांश औषधीय विसंगतियां इसी प्रकार की होती है जिसमें औषधियों के भौतिक गुणों में भिन्नता होने के कारण होती है। औषधियों के भौतिक गुणों में भिन्नता होने के कारण इस प्रकार की विसंगति होती है, और अधिकांशतः विसंगतियां होती है वह भौतिक प्रकार की होती है। जैसे जब कोई संगठक अपने विलायक या दूसरी औषधि में एगुलेंसिल हो, क्या तेल को पानी में मिला सकते हो आप? नहीं मिला सकते, तो ये भौतिक विसंगति होगी। जब जबरदस्ती तेल को पानी में मिलाने की कोशिश करते हो तो वो क्या होगी? भौतिक विसंगति होगी। जो मिल ही नहीं रहा उसको कैसे मिलाओगे आप? बात समझ में आ गई? तो ये इनकम्पेटेबिलिटी की अगर बात करें, विसंगति की बात करें, असंयोजकता की बात करें, तो ये 3 प्रकार की होती है। चिकित्सकीय पहली, दूसरी रासायनिक और तीसरी भौतिकी, ठीक है। तो 3 प्रकार की होती है, सभी को याद होगी। लॉन्ग क्वेश्चन में भी यही, तो बार बार नहीं कराऊंगा लॉन्ग क्वेश्चन में, आपको यही करा दिया, डिफाइन पढ़ा दूंगा सिर्फ, आपका टाइम बच गया काफी। अगला है
टाल्ट्रिमेटिक की खुराक में उपयोग, एक कंपोनेंट है टाल्ट्रिमेटिक, इसका क्या क्या खुराक है और क्या इसके उपयोग है। अगर हम खुराक डोज की बात करें तो ये 8 से 15 ग्राम इसकी डोज है, किसकी, टाल्ट्रिमेटिक की। तो टाल्ट्रिमेटिक की अगर डोज पूछे आपसे, फिलअप में पूछे, तो 8 से 15 ग्राम इसकी डोज होगी। अगर बात करें इसकी उपयोगिता क्या क्या है, तो वो उपयोगिता के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका उपयोग एक्यूट ब्रोंकाइटिस के रूप में, जब स्राव बहुत कम हो तब एक्सपेक्टोरेंट के रूप में करते हैं। ब्रोंकाइटिस हो जाए, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स के अंदर सूजन जो आ रही है, तो उसका स्राव बहुत कम हो तो एक्सपेक्टोरेंट के रूप में खांसी की दवा, खांसी को रोकने के लिए या उसको कफ को रोकने के लिए या उसके ब्रोंक्यूल्स को संकुचन को बढ़ाने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए उसको काम में लिया जाता है एज ए एक्सपेक्टोरेंट के रूप में, ठीक है। गोवंश में रूमन की क्रियाशीलता बढ़ाने व बंद पड़ने पर किया जाता है। अगर गोवंश की बात करें तो गोवंश में रूमन की क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए, और अगर बंद पड़ जाए, ठीक है, आप जैसे एक तरफ बंद नहीं पड़ जाता, इंफेक्शन होता है जिसको बोलते हैं इंफेक्शन ऑफ रूमन, इंफेक्शन ऑफ रूमन हो जाए, बंद पड़ जाए, तो उस सिचुएशन में भी क्या करते हैं, टाल्ट्रिमेटिक का यूज किया जाता है। डोज उसकी अलग अलग हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। डोज हमेशा एक चीज पे प्रभावित नहीं, एक चीज पे नहीं होता, वो प्रजाति पे भी होती है, बॉडी वेट पे भी होती है, बहुत सारी चीजों पे, मेल फीमेल जो उसके सेक्स पे भी डिपेंड करती है, बहुत सारी चीजों पे इफेक्ट करती है। तीसरा, इसमें घोड़े में इसका उपयोग कृमिनाशक के रूप में या वर्मिसाइड्स के रूप में किया जाता है। अगर घोड़े में टाल्ट्रिमेटिक का यूज कर रहे हैं तो कृमिनाशक, पेट के कीड़े मारने के लिए काम में लिया जा रहा है उसको। गाय में किसके लिए किया जा रहा था, रूमन की क्रियाशीलता बढ़ाने व बंद पड़ने में काम में लिया जाता है। घोड़े में किसके में लिया जा रहा है, कृमिनाशक के रूप में। जब घोड़े के अंदर कृमिनाशक, पेट में कृमि बन जाते हैं, लटे बन जाती है, उसको मारने के लिए टाल्ट्रिमेटिक का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। और 2 से 4% विलियन का उपयोग एक हफ्ते के अंतराल से आईवी इंजेक्शन के रूप में नेजल ग्रेनुलोमा के इलाज में गोवंश में करते हैं। नेजल ग्रेनुलोमा होती है, नेजल ग्रेनुलोमा जब हो जाता है तो टाल्ट्रिमेटिक का 2 से 4% उपयोग एक हफ्ते के अंतराल में आईवी इंजेक्शन के रूप में किया जाता है। किसके उपचार में, नेजल ग्रेनुलोमा के उपचार में है, उसमें आएगा, उसमें टॉपिक भी आ रहा है अगला जो पढ़ेंगे ना अपन, उसमें क्या बोलते हैं मेडिसिन के अंदर नेजल ग्रेनुलोमा का उपचार भी आएगा, सारी चीजें आएगी, तो उसमें पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। तो इंजेक्शन के रूप में नेजल ग्रेनुलोमा के इलाज में गोवंश में इसको काम में सामान्य लिया जाता है। अगला आता है मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग क्या क्या है। मैग्नीशियम सल्फेट सांद्र विलयन का उपयोग असहाय पशु को दर्द रहित मौत देने के लिए किया जाता है, यूथनेशिया के रूप में, ठीक है। तो मैग्नीशियम सल्फेट का सांद्र घोल जो दर्द, एक तरह से जो असहाय पशु होते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं या जिंदगी और मौत से जूझ रहे होते हैं, जैसे रेबीज से पीड़ित हो गया तो वो जिएगा भी नहीं, मरेगा भी नहीं, वो बीच में उसको मार देना उचित होता है, तो वो इस तरह के यूथनेसाइज करने के लिए उसको सांद्र विलयन का उपयोग किया जाता है। रूमिनेंट्स में परगेटिव के रूप में, परगेटिव लग्जेटिव सारे पढ़े थे अपन। परगेटिव क्या होता है, नहीं 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 नहीं, वो लग्जेटिव होता है। परगेटिव सिर्फ कब्जी को दूर करने वाली दवा होती है। तो ये एज ए मैग्नीशियम सल्फेट को अपन परगेटिव औषधि के रूप में काम में ले जा रहे हैं, कब्जी को दूर करने के लिए। वो जो आप चिकना करने वाली बात कर रहे हो, मल या गोबर को चिकना करके या नरम बना के बाहर, वो लग्जेटिव ड्रग्स होती है। और डायूरेटिक्स क्या होती है, वो मूत्र के स्राव को बढ़ाने का काम करती है। आगे चलो, संतृप्त घोल का उपयोग संक्रमित घाव, चोट व कीड़ों, फोड़ों पे लगाने के काम में लिया जाता है, ठीक है। संतृप्त घोल है मतलब सांद्र विलयन होगा, संक्रमित घाव वगैरह, चोट वगैरह या जो फोड़ों पे लगाने के लिए काम में लिया जाता है। रूमिनेट्स में परगेटिव के रूप में, आफरे में कब्जी में भी उपयोग होता है इसका, ठीक है। गोवंश में मैग्नीशियम की कमी या ग्रास टिटेनी में भी किसका काम में लिया जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट, क्योंकि मैग्नीशियम की कमी हो रही है तो मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग कर सकते हो उसमें आप गोवंश में। एज ए परगेटिव 250 से 350 ग्राम आप दे सकते हो, एज ए परगेटिव की बात कर रहे हैं, कब्जी दूर करने के लिए। और अगर एज ए अल्टरनेटिव वैसे दे रहे हो आप, बिना परगेटिव के, कब्जी दूर करने के लिए नहीं, वैसे काम में ले रहे हो, तो 30 से 60 ग्राम तक आप उसका यूज कर सकते हो आप, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए अगला है आज पता चला क्लास कैसी होती है, बड़े लंबे पक गए ना, आज पकड़े कोई भी नहीं निकलना चाहिए, एक भी बच्चा निकल गया तो मैं
लाठों से मारूंगा तुम्हें, है ना। आज तो अभी कम से कम 20 मिनट और लगेगी, 20 मिनट और वेट करो आप। कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट सीबीजी का उपयोग क्यों करते हैं? जब किसी पशु में हाइपोकैल्शियमिया हो जाए। देखिए दो टर्म्स होती है, एक होता है हाइपो, हाइपो जहां भी आपको दिख जाए उसका मतलब होता है कम होना, और हाइपर जहां दिख जाए इसका मतलब उसमें क्या हो रहा है, अधिकता हो रही है, अधिक मात्रा बढ़ रही है उसकी। हाइपर का मतलब ज्यादा होना और हाइपो का मतलब कम होना। कैल्शियम की मात्रा सामान्य मात्रा से कम होना क्या कहलाता है, हाइपोकैल्शियमिया कहलाता है। तो कैल्शियम की कमी हो गई बॉडी में, या मिल्क फीवर जिसको बोलते हो आप, दुग्ध ज्वर बोलते हो, उसमें सामान्यतः कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट सीबीजी का उपयोग किया जा सकता है। मिश्रण किस किस का होगा? कैल्शियम ग्लूकोनेट 83% व बोरिक एसिड 17% मिश्रण हो गया। तो ये आपसे पूछे कि कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का मिश्रण पूछे तो बोरिक एसिड तो 17% और कैल्शियम ग्लूकोनेट जो होता है वो 83% होता है। इन दोनों को मिला के कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट बनाया जाता है। क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं। इसके 10% विलियन का प्रयोग सबकट आईवी इंजेक्शन के रूप में किया जाता है। सिर्फ 10% सोल्यूशन बनाते हैं। अगर जब सीबीजी का जब बनाते हैं, जब बोतल में जो विलियन होता है वो 10% सोल्यूशन होता है, ठीक है। 10% विलियन को सबकट या आईवी इंजेक्शन के रूप में उपयोग में लिया जाता है। अब इसका उपयोग क्या क्या है? कैल्शियम की मात्रा शरीर में अचानक कम होने पर, जैसे दुग्ध ज्वर में, इसकी मात्रा को दिया जाता है, ठीक है, सीबीजी। मनुष्य में पल्मोनरी टीबी में इसका उपयोग रोग प्रभावित स्थान पर कैल्सिफिकेशन के लिए किया जाता है। जब टीबी हो जाती है मनुष्य में, पल्मोनरी टीबी, पल्मोनरी किससे होती है? फेफड़ों से संबंधित पल्मोनरी है ना, हृदय और पल्मोनरी भाग जो होता है उसमें इसका उपयोग रोग प्रभावित स्थान की कैल्सिफिकेशन के लिए किया जाता है इसमें, ठीक है। अगला जो होता है एंटीडोट के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। प्रतिविष जिसको बोलते हैं, विष के प्रभाव को कम करने के लिए भी आप इसको कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का उपयोग कर सकते हो, विष के प्रभाव को कम करने के लिए। तो प्रतिडोट और एंटीडोट हो गया ना, प्रतिविष जिसको बोलते हैं। रक्त का थक्का बनाने वाले पदार्थ के रूप में भी किसका उपयोग किया जा सकता है? सीबीजी का उपयोग किया जा सकता है। रक्त का थक्का बनाने वाले पदार्थ के रूप में, जैसे उल्टी में खून आना, नक्सीर, थूक में खून आना, इसमें भी किसका यूज किया जाता है? सीबीजी का उपयोग किया जा सकता है। सीबीजी के अलावा कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट होती है, इसके अलावा सीबीजी होगी, कैलबोरल के नाम से भी आती है, माइफेक्स के नाम से भी आती है। ये अलग अलग कंपोजिशन मार्केट में मिलती है जो कैल्शियम की बोतल में पाई जाती है। लेकिन इनमें क्या क्या मिला होता है? कैल्शियम ग्लूकोनेट इतना होता है, बोरिक एसिड 17% होता है। आगे चलते हैं। KNO4 जो होती है लाल दवा, इसका उपयोग कौन कौन से है ये पढ़ेंगे अपन। तो लाल दवा जिसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा बोला जाता है इसको, ठीक है। इसका क्या क्या प्रयोग है? इसको शॉर्ट में पीपीपी बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, पीपीपी है ना। उपयोग क्या है? 4% घोल का उपयोग स्टोमेटाइटिस के अंदर, रिंटरपेस्ट के अंदर, एफएमडी के जो घाव होते हैं, छाले होते हैं, उन पर लगाने के काम में लिया जाता है। किस किस में? स्टोमेटाइटिस, रिंटरपेस्ट और एफएमडी के जो लीजन्स होते हैं, छाले जो होते हैं, उन पे लगाने के लिए 4% घोल किसका? लाल दवा का, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 1 से 4% घोल को घाव, फोड़ो, गैंग्रीन, मेट्राइटिस, वेजाइनाइटिस आदि को धोने के लिए भी एंटीसेप्टिक के रूप में काम में लिया जाता है। बात तो वही होगी, 1 से 4% को भी वेजाइनाइटिस हो गया, मेट्राइटिस हो गया, गैंग्रीन हो गया, फोड़े हो गए, घाव हो गया, उसको धोने के लिए एज ए एंटीसेप्टिक के रूप में काम में लिया जाता है। किसके रूप में? एंटीसेप्टिक के रूप में इसको काम में लिया जाता है। अब बात करें 2% घोल को, ये तो पहले तो क्या था? 1 से 4% घोल था, अब सांद्रता थोड़ी कम कर दी। 2% घोल को सांप के काटे स्थान पर हाइपोडर्मिक इंजेक्शन के रूप में देते हैं। हाइपोडर्मिक डर्मिस के अंदर, जो स्किन का जो भाग होता है डर्मिस, उसके अंदर लगाने के काम में लिया जाता है। किसमें? सांप के काटे स्थान पर हाइपोडर्मिक इंजेक्शन लगाने के काम में लिया जाता है। जैसे बहुत अच्छा ये एंटीडोट होता है, सांप के जहर का बहुत अच्छा एंटीडोट कौन है? लाल दवा है।
तो सांप के जहर की अगर एंटीडोट की अपन बात करें तो इसका सबसे बड़ा एंटीडोट होता है, इसका उपयोग आफरे में भी किया जाता है। ठीक है, सांप के काटे में कुत्ते के काटे स्थान पर लगाने पर विष का प्रभाव कम हो जाता है, जो कि पहले अपन पढ़ चुके। कुत्ता और सांप अगर काट जाए तो लाल दवा जब लगाते हैं तो क्या होता है, ब्लड क्लॉट भी हो जाता है, जो ब्लड निकलता है तो वो ब्लड भी निकलता है, साथ में क्या होता है एंटीडोट का रूप में भी काम में लिया जाता है, वो प्रतिविष के रूप में भी काम में लिया जाता है। हाँ, ऑपरेशन में काम में आने वाले उपकरणों को इसके घोल से साफ किया जा सकता है, मतलब निसंक्रमण में भी काम में लिया जा सकता है। तो जो ऑपरेशन में जो सामान्यतः जो उपकरण काम में लिए जा रहे हैं उसको क्या करने के लिए, निसंक्रमित करने के लिए भी इसको काम में लिया जा रहा है। अगला अगर देखिए अपन, हाँ क्या होगा अभी, थोड़ी देर की बात हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। खाने का मीठा सोडा हो गया ये, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, मीठा सोडा खाने का जो होता है NaHCO3 जिसको बोलते हैं, खाने का मीठा सोडा बोला जाता है इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं। इसके क्या क्या उपयोग है, 1% घोल दाद खाज खुजली इत्यादि में स्किन सीडेटिव के रूप में लिया जाता है। स्किन में सीडेटिव के रूप में 1% घोल का दाद खाज खुजली जब होती है, दाद खाज खुजली के उपचार में या सीडेशन में काम में किसका 1% घोल का मीठे सोडे का उपयोग लिया जाता है। दूसरा पॉइंट है इसमें, ठीक है, एसिड विषाक्तता या एसिडोसिस के एंटा एसिड के रूप में काम में लिया जा सकता है। जब एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाए एंटासिड के रूप में इसको काम में लेते हैं। ठीक है, एंटासिड या एसिडोसिस की कंडीशन जब आ जाती है बीमारी पशु में, तो उसके समय भी सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है उसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है, एसिड के प्रोडक्शन को कम करने के लिए, एसिड की मात्रा को कम करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अगला आता है इसमें कैटल में 15 से 30 ग्राम मात्रा ओरली दी जाती है, इसकी मुंह के द्वारा दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक्सपेक्टोरेंट व स्टोमेटिक के रूप में भी काम में लिया जाता है, खांसी वगैरह इसमें कम करने के लिए, कफ को बाहर निकालने के लिए, या स्टोमेटिक पेट में जब पाचन नहीं हो रहा, पेट में गड़बड़ी हो रही है तो उसमें भी इसको काम में लिया जाता है, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए। पीलिया में इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग कफ के निष्कासन में भी किया जाता है। जब एक्सपेक्टोरेंट बोल गया तो ये कफ का निष्कासन ऑटोमेटिक हो गया, इसमें समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। शायद ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद ये और लास्ट है, इसके बाद नहीं है, दो ही है। तो लोग तो पढ़ लेंगे, छोटे उसमें ज्यादातर करवा दिए इसमें, वो तो ज्यादा रिपीट नहीं करना, मैं सिर्फ ऐसे बताऊंगा आपको, दे देंगे आपको। देखो अगला क्वेश्चन है जी, लिनीमेंट व लोशन में अंतर। यह भी बार बार पूछा जाता है कि लिनीमेंट व लोशन में क्या क्या अंतर है। ठीक है, तो अपन बात करें लिनीमेंट क्या है और लोशन क्या है। सबसे पहली चीज तो याद रखिएगा, जो लिनीमेंट होता है वो क्या होता है, रगड़ कर लगाया जाता है। ठीक है, लिनीमेंट होता है वो रगड़ कर लगाया जाता है, जबकि बिना रगड़े, लोशन को बिना रगड़े लगाया जाता है। लोशन को सिर्फ बॉडी लोशन करते हैं ना, आप लगा लेते हो, लिनीमेंट होता है ढंग से रगड़ते हो आप। जब दर्द हो जाता है, आप दर्द की कोई ट्यूब लगा रहे हो तो उसको रगड़ के लगाते हो, उसको अच्छी तरह से जब तक वो रम नहीं जाए। जबकि लोशन के साथ ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा लगा लिया लोशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कटी फटी चमड़ी पर यूज नहीं करते हैं, क्योंकि रगड़ के लगा जा रहा है तो वो कंज्यूम ज्यादा हो रहा है। कटी फटी चमड़ी पर यूज नहीं कर सकते किसको, लिनीमेंट को, जबकि उसको कटी फटी चमड़ी पर लगा सकते हैं, किसको, लोशन को। लिनीमेंट जलनकारी प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इसीलिए कटी फटी चमड़ी पे लगाते नहीं है उसको। अगर कटी फटी चमड़ी पे लगाओगे तो जलनकारी प्रभाव दिखाएगा। ठीक है, और लोशन एंटीसेप्टिक या ठंडेपन का प्रभाव करता है। जब आपके हाथ रूखे रूखे हो जाते हैं और आप बढ़िया सा कोई आयुर्वेद का किसी भी प्रकार की क्रीम लगा रहे हो, लोशन लगा रहे हो, तो ठंडापन सा महसूस होता है। आप लगा के देखना, कभी महसूस हो जाएगा आपको। इसमें कपूर मिलाया जाता है, किसमें, लिनीमेंट में। ठीक है, जबकि लोशन में कपूर नहीं मिलाया जाता। ठीक है, इसमें कपूर मिलाया जाता है, जबकि इसमें कपूर नहीं मिलाया जाता। अगला जो आता है इसमें, विलायक अल्कोहल तेल व साबुन का घोल होता है। विलायक का मतलब
जो लिनिमेंट बनता है किसके घोल से बनता है, वो एज ए विलायक, किस पानी की तरह जो विलायक जो आता है, सोलवेंट कौन मिला है इसमें विलायक, तो वो कौन सा होता है इसमें, या तो एल्कोहल होता है, या फिर तेल होता है, या फिर साबुन होती है। वो उसके अंदर जैसे एल्कोहल, तेल, साबुन में कपूर वगैरह मिला देते हैं तो लिनिमेंट बन जाता है, और भी चीजें इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं। तो ये, जबकि इसकी बात करें अपन किसके, लोशन में विलायक के रूप में पानी का उपयोग करते हैं, इसलिए वो ठंडा प्रभाव दिखाता है। ठीक है, तो इसमें विलायक के रूप में पानी का उपयोग किया जाता है, किसमें, लोशन में, जबकि लिनिमेंट में एल्कोहल, तेल और साबुन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है ये सभी को, कोई डाउट, ये बार बार पूछा जाता है आपसे। मैं सभी को यहाँ पीडीएफ दे दूंगा, टेंशन मत लो, उसको अच्छे से पढ़ लेना, नहीं समझ में आए मुझे 10 बार पूछ लेना। और कोई सब्जेक्ट में किसी में दिक्कत आ रही है तो मुझे बता देना, मैसेज कर देना मुझे, मेरे चैनल पे भी रहेगा, इस पे भी डाल देते हैं, मेरे पे भी रहेगा, वहां जहां भी दिक्कत आए मुझे बता देना, आप वही चीज मैं बना दूंगा। ठीक है, अब ये मत करना कि 5 के 5 सब्जेक्ट सारों में दिक्कत है साहब, फिर मुझे समझ चाहिए, मुझे 5 में ये दिक्कत। सही कह रहे हैं, गए कब थे जो पढ़ाएंगे, चले कोई बात नहीं, अब चलते हैं आगे। अगला चलते हैं, इसमें मलहम व लिनिमेंट में अंतर। पहले क्या पढ़ा था, लिनिमेंट व लोशन में अंतर पढ़ा था। अब कई बार मलहम, जिसको ऑइंटमेंट या लिनिमेंट में पूछ लेते हैं कि भाई ऑइंटमेंट और लिनिमेंट में क्या अंतर है, तो ऑइंटमेंट तो वही है, ऑइंटमेंट ठोस परंतु मुलायम मिश्रण होता है, ठोस किंतु मुलायम मिश्रण होता है, जबकि लिनिमेंट द्रव व अर्ध ठोस प्रकृति का होता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें अपन, बाहरी रूप से त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली पर उपयोग करते हैं, किसमें, बाहरी रूप से त्वचा व श्लेष्मा झिल्ली पर यूज करते हैं, जबकि आपने लिनिमेंट में पहले पढ़ा था कटी फटी चमड़ी या त्वचा पर यूज किया जाता है, जैसे कटी फटी चमड़ी पर इसका यूज नहीं करते हैं, इसका किसमें, लिनिमेंट नहीं करते। और लोशन का उपयोग कटी फटी चमड़ी पे कर रहे थे आप, इसमें नहीं करते हो, और इसको त्वचा की भारी श्लेष्मा झिल्ली पर यूज कर रहे हो। अबर बोलते इसमें नीले रंग की बोतल में इसका यूज करते हैं, जबकि इसको चीनी मिट्टी के बर्तन में यूज करते हैं। अगर बात करें लिनिमेंट की, तो लिनिमेंट जो होता है वो चीनी मिट्टी के बर्तन में यूज किया जाता है, जबकि ऑइंटमेंट की बात करें तो नीले रंग की बोतल में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सारी चीजें होगी। अगला इसमें क्वेश्चन जो आता है वो है दवा देने के विभिन्न मार्ग या रूट। ये बड़ा क्वेश्चन भी आएगा, इसलिए इसी को, बड़े क्वेश्चन में इसी को अपन क्या कर देते हैं, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं, वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, दवा देने के विभिन्न मार्ग या रूट, तो इसमें बात करते हैं पहला मुख मार्ग द्वारा, ठीक है, दूसरा है नाक द्वारा, इंट्रानोज, ठीक है, परनोज के, और गुदा मार्ग द्वारा, पर रेक्टल मार्ग से, मूत्रजनन यूरोजेनाइटल, ठीक है, आईयू जिसको बोलते हैं, स्तन ग्रंथि द्वारा, मतलब क्या होता है, इंट्रामेमरी, ठीक है, इंट्रामेमरी काम में लिया जाता है, जबकि शरीर की बाहरी सतह पर टॉपिकली इसको यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, टॉपिकली, शरीर की बाहरी सतह पर भी टॉपिकली यूज किया जाता है। वो क्या होता है, शरीर की बाहरी सतह पर टॉपिकली एज ए रूप में, और इंजेक्शन के द्वारा जिसको बोलते हैं पेरेंट्रल रूट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पेरेंट्रल रूट बोलते हैं, जिसको इंजेक्शन के द्वारा बोलते हैं। पहला आईवी रूट इंट्रावीनस, दूसरा है इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रापेरिटोनियल, और भी बहुत सारे रूट है, सारे इनको इसमें यूज किया जाता है। तो दवा देने के विभिन्न मार्ग या रूट कौन कौन से होते हैं, ये सारे होते हैं। इनको आगे बड़े क्वेश्चन में रिपीट करते हैं अपन। लास्ट इसका पेज हो रहा है, फिर एक बार थोड़ा सा वो कर देंगे आपको। क्या हुआ, हाँ कोई 9 नहीं बजे, अभी टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो क्वेश्चन आता है तारपीन के तेल का उपयोग, ठीक है, तारपीन का तेल का क्या क्या उपयोग है, ये भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये प्राप्त किससे होता है, चीड़ की विभिन्न प्रजाति के पौधों से प्राप्त होता है। चीड़ की विभिन्न प्रजाति के पौधों से प्राप्त होने वाला कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है, तारपीन का तेल होता है। तो चीड़ की विभिन्न प्रजाति के पौधों से प्राप्त होता है। ये एंटीसेप्टिक के रूप में भी काम में लिया जाता है।
एंटीसेप्टिक क्यों होती है? अपने त्वचा या श्लेष्मा झिल्लियों पे उपयोग किया जाने वाला रसायन या कोई पदार्थ होता है जो सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है एंटी सजीव सतह पर, और निर्जीव सतह पे डिसइंफेक्टेंट हो गया। ठीक है। स्टरलाइजेशन के भी काम में लिया जा सकता है, निसंक्रमण के लिए। अब जो एंटीसेप्टिक होता है वो स्टरलाइजेशन में भी आएगा और एंटीसेप्टिक में भी आएगा, डिसइंफेक्टेंट में भी आएगा, तीनों में आप यूज ये भी लिख सकते हो एज ए डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी काम में लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। परजीवीनाशक के रूप में काम में लिया जा सकता है। ठीक है। गोवंश में रूमिनल टिम्पेनी में काम में लिया जाता है, टिम्पेनी यानी आफरा, आफरे में भी इसका काम में लिया जाता है, तारपीन के तेल का उपयोग किया जाता है। जब पेट में आफरा हो जाता है ना, टिम्पेनी हो जाती है, उसमें भी काम में लिया जाता है। हल्के रक्तस्राव को रोकने के लिए भी किया जाता है। श्वसन तंत्र की सूजन की स्थिति में इन्हें इनहेलेशन या एक्सपेक्टोरेंट के रूप में इनहेलेशन खींचते हो आप, जब किसी गैस को खींच रहे हो वो होती है इनहेलेशन, आप इनहेल कर रहे हो, उसको सूंघ के खींच रहे हो आप। ठीक है। तो श्वसन तंत्र की जब सूजन हो जाए तो उसमें आप इसको तारपीन के तेल को इनहेल करने के लिए या एज ए एक्सपेक्टोरेंट के रूप में भी काम में लिया जा सकता है। ये तो इसके काम किसके हो गए? तारपीन के तेल के। क्लियर है? कोई दिक्कत? राकेश डियर समझ में आया? सच बताना, झूठ मत बोलना, मैं चाहता हूं तुझे समझ में आए यार। अगला है क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का छोटा सा उपयोग है, कोई ज्यादा वो नहीं है, एक लाइन का ही अगर पूछे भी तो इतना ही करना है आपको। ये CaSO4 हाफ H2O इसको सूत्र है, रासायनिक सूत्र। फ्रैक्चर के उपयोग में बाह्य स्थिरीकरण का तरीका है इमोबिलाइजेशन, जिसको बोलते हैं ना इमोबिलाइजेशन। अरे ऐसे जब हाथ टूट जाता है तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हो ना, ताकि जिस हड्डी टूटी हुई है, जहां के आपकी हड्डी टूटी हुई है, उस हड्डी को किसी प्रकार के मूवमेंट को रोकने के लिए, उसको स्थिरीकरण के लिए, कि वो स्थिर जहां जोड़ी है वहीं की वहीं रह जाए, हिले नहीं, हो हिल गई तो जुड़ेगी नहीं। और वैसे अपनी ह्यूमन टेंडेंसी हाथ पैर हिलते रहते हैं, लेकिन उससे वैसी की वैसी प्लास्टर ऑफ पेरिस में वैसी की वैसी जुड़ी रहती है, हिलती नहीं है। तो किसी हड्डी को स्थिरीकरण के लिए, स्थिरीकरण के लिए बाह्य स्थिरीकरण का तरीका है, फ्रैक्चर के उपयोग में लिया जाता है। इसको ये याद करना है आपको। अगर अब इसमें आता है कुछ दो तीन ये चीजें हैं, फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है, प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, ये चीजें हैं। तो फर्स्ट पास इफेक्ट क्या है? औषधि के मुख्य रूप से औषधि के मुख द्वारा देने पर मार्ग में उपापचय के कारण औषधि की मात्रा में कमी आ जाती है, इसे फर्स्ट पास इफेक्ट कहते हैं। जब औषधि को मुख मार्ग से दे रहे हो आप, एनल मार्ग से, सॉरी ओरली मार्ग से दे रहे हो आप, माफ कीजिएगा, ओरल मार्ग से दे रहे हो, तो उपापचय होता है, उसमें मेटाबॉलिज्म होता है। और जब मेटाबॉलिज्म होगा तो कुछ चीजें क्या होंगी? अवशोषित होंगी, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट होंगी, कुछ उत्सर्जन होगा, तो उस समय औषधि की मात्रा में कमी आ जाती है। उस कमी को ही क्या कहते हैं? फर्स्ट पास इफेक्ट कहते हैं। जब किसी दवा को, औषधि को मुख मार्ग से देने पर उपापचय के कारण, मेटाबॉलिज्म के कारण उस औषधि की मात्रा में कमी आ जाती है, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट। क्योंकि जब दवा दे रहे हो तो उसका मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म होगा तो अवशोषण भी होगा, उत्सर्जन भी होगा, तो कहीं ना कहीं मात्रा कम हो गई, तो उस कम होने की मात्रा को क्या कहते हैं? फर्स्ट पास इफेक्ट कहते हैं। और अगली जो डेफिनेशन है प्लेसिबो, मानसिक संतुष्टि हेतु दी जाने वाली दवा क्या कहलाती है? प्लेसिबो इफेक्ट कहलाती है। मैं ये आपसे पूछूंगा, याद रखना ये दोनों डेफिनेशन। किसमें? वाई इंपोर्टेंट है ये, आपको याद कर लेना अच्छे से। प्लेसिबो इफेक्ट होती है ना, मानसिक संतुष्टि हेतु दी जाने वाली दवा प्लेसिबो इफेक्ट कहलाती है, ठीक है। और ये हो गया आपका, एक स्लाइड और है, ये अपने बारे में थोड़ा सा, कुछ भी नहीं है, ये अपने द्वारा लिखित है, ठीक है, आप प्रचार प्रसार कर सकते हो।
डॉक्टर साहब भाई सर्जन लगे हुए थे, कोई बात नहीं, जो भी है। कोचिंग आपके संज्ञान इंस्टीट्यूट जयपुर है, ये अपने व्हाट्सएप नंबर है और ये अपने यूट्यूब चैनल है डॉक्टर डिजिटल गुरु के नाम से। तो कोशिश करना जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जिस भी कॉलेज के, हर कॉलेज में पूछेगी ये, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। किसको? यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करना और यूट्यूब के द्वारा आपको और भी वीडियो मिल जाएंगे अच्छे अच्छे आपके द्वारा। इसके बाद अगला जो वीडियो है, अगला मैं क्वेश्चन बता देता हूं आपको। अगला है लॉन्ग क्वेश्चन, उपचार पर्ची क्या है, उसके सामान्य प्रारूप बताएंगे। तो उपचार पर्ची की डिफाइन दे दी, उसका सामान्य प्रारूप दे दिया, उसके बारे में सुप्राइंस्क्रिप्शन क्या है, मुख्य उपचार पर्ची क्या है, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन क्या है, उसके बाद में अगला करेक्टिव ड्रग क्या है, व्हीकल क्या है, उसमें सब्सक्रिप्शन क्या है, सिग्नेचर क्या है, सारी चीजें दे दी। इसको थोड़ा सा मैंने बढ़ा के लिखा है इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये 2 पार्ट में पूछा जाता है। कई बार शॉर्ट नोट में सिर्फ उपचार पर्ची का प्रारूप पूछते हैं और कई बार मेजर पूछता है तो उसमें उपचार पर्ची को डिस्क्राइब करवा लेता है। तो उसमें दोनों वे में आप पूछ सकते हो। तो ये ट्रिक इसमें भी दे दी। 7 समंदर पार इंडोनेशिया से सीधी आई, आपके पास आ गई, फरवरी का महीना आती रहती है, तो ये याद रखिएगा। तो ये उपचार पर्ची का प्रारूप है, ठीक है। अगला पहला क्वेश्चन ही है, बड़ा 6-7 क्वेश्चन ही है। दूसरा है खुराक या पोस्टोलॉजी की डोजेज को प्रभावित या निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। खुराक की मात्रा को या उसको डोज को प्रभावित या निर्धारित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, मैं नाम बोल देता हूं, आप इसमें अच्छे से पढ़ लेना, समझ में आ जाए तो, नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। पहला जो आता है वो औषधि देने का तरीका है, ठीक है। तो औषधि का प्रभाव अवशोषण उसके देने के तरीके पर निर्भर करता है। जिस तरीके से दे रहे हो उससे उसका अवशोषण होगा। तो सबसे ज्यादा अगर अवशोषित हो रही है, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा अवशोषण की मात्रा आईवी होती है। फिर इनहेलेशन, सूंघ रहे हो तो वो इनहेल हो रही है, उसके बाद आईएम, फिर इंट्रापेरिटोनियल, फिर सबकट, फिर इंट्राडर्मल और फिर ओरली। ओरली सबसे कम अवशोषित होती है। जो मुंह के द्वारा जो दवा ले रहे हो आप, गोली ले रहे हो, वो सबसे कम अवशोषित होती है। और जो नस में चला रहे हो ना, वो 100% क्या होती है, अवशोषित होती है। ये क्रम लिख देना उसमें। तो आप मुख द्वारा दी जाने वाली औषधि पूर्ण रूप से अवशोषण नहीं होता है, ठीक है। पशु की प्रजाति पर भी निर्भर करती है, उम्र व आकार पर भी निर्भर करती है, पशु के लिंग पे भी करती है। जैसे एक ही जाति की मादा पशु को नर पशु की तुलना में कम औषधि दी जाती है, नर ज्यादा टैबलेट लेता है, मादा कम डोज की लेती है। तो ये भी उस पर प्रभाव पड़ता है दवाई का। खुराक की मात्रा, कितनी खुराक की मात्रा है, वो भी प्रभाव पड़ता है। औषधि देने की गति भी प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। ये क्या होता है औषधि देने की गति, जैसे सीबीजी फास्ट आईवी देने पर शॉक से मृत्यु हो सकती है। जब आप मिल्क फीवर के केस होता है, उसमें सीबीजी अगर आपने फास्ट आईवी दे दिया तो उससे क्या होगा, शॉक लग जाएगा और शॉक की वजह से मृत्यु हो सकती है उसकी। औषधि देने का समय क्षारीय, जैसे कई बार नहीं होता, ये दवा खाने से पहले लेना, ये खाने के बाद में लेना। तो एसिडिटी को कम करने वाली दवा होती है, जो क्षारीय दवा होती है, वो हमेशा खाने से पहले ली जाती है, ताकि शरीर में किसी प्रकार का जो एंटी एसिड बन रहा है, एसिड प्रोडक्शन को कम करने वाली दवा हमेशा क्या खाने से पहले दी जाती है और बाकी दवाएं खाने के बाद दी जाती है। औषधि देने के प्रति सहनशीलता, आदत होना। कई दवाएं ऐसी होती है जो बार बार आप ले लेते हो तो वो दवाई काम करना बंद कर देती है, उसको बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंट। ड्रग के प्रति वो शरीर क्या हो गया, रेजिस्टेंट हो गया, रेजिस्टेंट उत्पन्न कर लिया उसने। अगला है इसमें जलवायु का प्रभाव। गर्म जलवायु में दवा का प्रभाव अधिक होता है बजाय ठंडे के, ठीक है। जब गर्मियां होती है तो थोड़ी सी दवा भी ज्यादा काम करती है, सर्दियों में ज्यादा दवा भी थोड़ा काम करती है, ठीक। भौतिक परिस्थितियों का प्रभाव, जैसे बांध कर रखने वाले जानवर पर ड्रग का प्रभाव कम होता है, खुलने वाले पे ज्यादा होता है। ये भौतिक जो परिस्थितियों का प्रभाव है वो भी इस पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, इसमें औषधि देने की विधियां, मार्ग, ये अपने पहले पढ़ लिया है, सिर्फ डिस्क्राइब किया है, वही है। मुख द्वारा देने वाली, जिसको ओरल या पीओ बोलते हैं, ठीक है। बोलस द्वारा दे रहे हो, गोली के रूप में दे रहे हो, कैप्सूल द्वारा दे रहे हो, द्रव्य रूप में दे रहे हो, पाउडर द्वारा दे रहे हो, चटनी के रूप में दे रहे हो, ये तो दे रहे हो ओरली आप। उसके बाद नाक द्वारा जो दे रहे हो, भाप से या सुंघा कर दे रहे हो आप, ठीक है। खांसी या श्वसन से रिलेटेड डिजीज में देते हो, या गुदा मार्ग से दे रहे हो, पर रेक्टल, तो इनेमा के रूप में। जब कब्जी हो जाती है छोटे जानवर के, किसी के भी जब गोबर नहीं आ रहा, ठीक है, तो इनेमा चढ़ाने पर, कब्जी होने पर रेक्टम दवा चढ़ा रहे हो, साबुन का घोल चढ़ा रहे हो, उससे भी कब्जी टूट जाती है। सपोजिटरी के रूप में छोटी या केमिकल साइज की दवा को मलाशय के रेक्टम में रखा जाता है, वो भी क्या करती है, पर रेक्टल के काम में आती है। भाई मूत्र जनन मार्ग, जिसको यूरोजेनिटल ट्रैक्ट के रूप में काम में लेते हैं। योनि व गुदा की, जहाँ पे मान लीजिएगा गर्भाशय की सफाई करने के लिए जब संक्रमण हो जाता है
उस समय इसको काम में लिया जाता है। कैथेटराइजेशन के लिए मूत्र मार्ग में जब रुकावट पैदा हो जाती है तो उस समय कैथेटराइजेशन के लिए भी जो दवा इसमें मूत्र जनन मार्ग के द्वारा जो दवा लगाई जाती है उसका यूज इसमें होता है। स्तन ग्रंथियों में जैसे जब मैस्टाइटिस वगैरह हो जाता है, थनैला रोग में इंट्रामेमरी ट्यूब के रूप में इसको लगाया जाता है, या इसमें टीट साइफन वगैरह ये काम में ली जाता है। दे भी रखा हुआ यहाँ पे टीट साइफन वगैरह है, टीट साइफन वगैरह इसका उपयोग किया जाता है मैस्टाइटिस में। बाई टॉपिकली बाहर की सतह पर जो दवाएं मलके जो लगाई जाती है वो टॉपिकली होती है, सरफेस पे लगाने वाली बाहरी सतह पर। सिकाई करना, लेप करना, डुबो कर करना या स्नान कराना इसमें आ गया। इंजेक्शन द्वारा कौन कौन सी है? आईवी इंजेक्शन। आईवी इंजेक्शन की दर कितनी होनी चाहिए? दर की बात करें तो 60 से 150 बूंद प्रति मिनट होनी चाहिए। याद रखना ये चीज, जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैंने इसमें लिख दी है कि आईवी जो होती है ना, आईवी लगाने की दर कितनी होनी चाहिए? 1 मिनट के अंदर 60 से 150 बूंद जानी चाहिए। जो फास्ट थोड़ी सी देते हैं तो 150 बूंद के लगभग जाती है। ठीक है। आईएम इंजेक्शन ग्लूटियस मांसपेशी के अंदर काम में ली जाती है। सबकट इंजेक्शन हाइपोडर्मिस रूट में भी इसको कहते हैं। ठीक है। और इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन जो होता है ये हो गया, इंट्राकार्डिक हो गया, इंट्राट्रेकियल हो गया, एपिड्यूरल हो गया, इंट्रा आर्टिकुलर हो गया। एपिड्यूरल जो होता है पूंछ के विच्छेदन में या फिर गुदा मार्ग के उसमें जो प्रोलेप्स में या वेजाइनल प्रोलेप्स में एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का उपयोग करते हैं। जो कोक्सीजियल, फर्स्ट कोक्सीजियल या लास्ट सैक्रम के बीच में जो शून्य करने के लिए जो दवा लगाई जाती है वो एपिड्यूरल होती है। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया सर्जरी में पढ़े होगा आपने उस समय। ठीक है। अगला चलता है इसमें डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग, औषधि देने के विभिन्न विधियां। कौन कौन सी विधियां? वो तो रूट थे, दवा देने के विभिन्न रूट और विधियां अलग अलग है, याद रखना। और रूट मार्ग होते हैं, जिस मार्ग से जा रहे हो आप, कौन सा रूट है आपका। ठीक है। और ये विधियां जो दवा देने के कौन कौन से रूप है, किस रूप में दे रहे हो? पानी की तरह भाई लिक्विड दे रहे हो, टैबलेट दे रहे हो, गोली दे रहे हो, या बोलस दे रहे हो, पाउडर दे रहे हो, किस रूप में? तो ये हो गया चूर्ण के रूप में, पाउडर के रूप में, मिश्रण के रूप में, चटनी के रूप में, गोली या पिल्स के रूप में, लिनिमेंट के रूप में, लोशन के रूप में, मलहम के रूप में, लेप के रूप में। ये इसके रूप है। सिर्फ ये है, आप इसको थोड़ा सा याद कर लेना। अगर नहीं समझ में आए तो मुझसे बार बार पूछ लेना, ये याद करना पड़ेगा। ये चीजें हैं। और इसके आगे चलते हैं अपन। औषधियों में असंयोजकता, विसंगति या बेमेलता को समझाओ और उसके प्रकारों का वर्णन करो। इनकम्पेटेबिलिटी को समझाओ। पहले पढ़ चुके अपन, प्रकार पढ़ चुके, सिर्फ डिफाइन नहीं पढ़ी थी अपन ने। 3 प्रकार पढ़े थे। पहला चिकित्सीय पढ़ा था, रासायनिक पढ़ा था और भौतिक पढ़ा था। 3 पढ़े थे, ये अपन ने पढ़ लिया नीचे वाले। सिर्फ डिफाइन क्या पढ़ना है? डिफाइन इनकम्पेटेबिलिटी, फार्मास्यूटिकल विसंगति को 2 या अधिक दवाओं के बीच किसी भी अवांछित अंत्यक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप दवाओं के भौतिक, रासायनिक और चिकित्सीय व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। वो क्या कहलाती है? ड्रग इनकम्पेटेबिलिटी कहलाती है। अथवा दूसरे रूप में अगर डिफाइन देखें अपन, इसमें से एक साथ या थोड़े अंतराल पर दी जाने वाली, एक साथ या थोड़े अंतराल पर दी जाने वाली 2 या 2 से अधिक औषधियों को या उनके संगठन या एक पर्ची की औषधियों आपस में मेल प्रदर्शित नहीं करती है, वह एक साथ प्रयोग करने योग्य नहीं होती है, उसको विसंगति क्या प्रभाव? विसंगति को औषधियों का प्रभाव कम हो जाते हैं। ठीक है। इस प्रकार की विसंगति से औषधियों का प्रभाव कम हो जाता है, वो क्या कहलाती है? ड्रग इनकम्पेटेबिलिटी कहलाती है। इसकी 3 विधियां होती है। 3 क्या होते हैं? इसके प्रकार होते हैं। इसके कौन कौन से हैं? विसंगति के प्रकार चिकित्सीय औषधि, रासायनिक हो गया, और तीसरा है भौतिक विसंगति हो गया। अगला इसमें मात्रक विज्ञान को एक्सप्लेन करता था, इसकी विभिन्न प्रणालियों का विस्तृत वर्णन करो। तो मात्रक विज्ञान, मेट्रोलॉजी की डिफाइन अपन ने पहले पढ़ ली थी। इसके अंतर्गत औषधि निर्माण में काम आने वाले विभिन्न प्रकार के भार या मापों का अध्ययन किया जाता है, मेट्रोलॉजी कहलाता है। इसके भार व माप के 3 प्रकार के तरीके हैं। पहला ट्राई मेथड। क्या है? ट्राई मेथड है पहला, इंपीरियल। दूसरा मान लीजिएगा, कोई बात नहीं। पहला इंपीरियल प्रणाली होगी, ठीक है। दूसरा है ट्राई प्रणाली और तीसरा है मैट्रिक प्रणाली अथवा दशमलव प्रणाली भी इसको बोलते हैं। तो पहला कौन सा हो गया? इंपीरियल प्रणाली, दूसरा ट्राई प्रणाली और तीसरा है दशमलव या मैट्रिक प्रणाली। ये 3 प्रणाली होती है, इनका ये अध्ययन करना होता है। इंपीरियल प्रणाली में ये क्या क्या है याद करना पड़ेगा आपको, थोड़ा ये रखना पड़ेगा। इसकी कोई सूत्र नहीं है और अच्छा भी नहीं है, एक बार देख लेना। इंपीरियल प्रणाली की ये है मात्रक, ट्राई प्रणाली की ये है और मैट्रिक की ये, इतना ही पेज है सिर्फ ये। अगर आप इतना भी लिख दोगे ना तो भी काफी हो जाएगा आपके लिए।
थोड़ा बहुत ही लिख देना कि भाई इतने ग्रेन्स में इतना ओंस होता है, इतने ओंस में इतना पाउंड होता है, इतने पाउंड में इतना स्टोन होता है, ठीक है, और इतने स्टोन में इतना टन होता है, ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है। अगला लास्ट शायद होगा सल्फा ड्रग्स की समूह की प्रतिजैविक औषधियों के बारे में वर्णन करो कि सल्फा ड्रग है जो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है, उसके वर्णन करना इसको बारे में। सल्फा औषधियां रासायनिक रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित की जाती है, ये याद रखिए। सल्फा जो ड्रग्स है प्रयोगशाला में रासायनिक रूप से संश्लेषित की जाती है या इंसान के द्वारा बनाई जाती है, किसमें, प्रयोगशाला के अंदर। सल्फा मेडिसिन हाइड्रोफोलेट रिएक्टेज नामक एंजाइम की क्रियाविधि को रोककर जीवाणु को नष्ट करती है अथवा वृद्धि को रोकती है, ठीक है। सल्फा औषधियों का वर्गीकरण की अगर बात करें, आहार नाल पर काम करने वाली दवा सल्फागुएडिन होती है। अगर वृक्क या किडनी पर कार्य करने वाली दवा की बात करें तो सल्फाफ्यूराजोल होती है। त्वचा पर कार्य करने वाली अगर औषधि की बात करें तो सिल्वर सल्फाडाइजिन होती है, जले हुए घाव पे काम में ली जाती है। और अगर शरीर पे इंजेक्ट करने के रूप में दवा जो काम में ली जाती है वो होती है सल्फाडाइमिडीन, जो सामान्यतः दस्त के रूप में काम में ली जाती है। और हमेशा याद रखना सल्फाडाइमिडीन होती है, जो सल्फाडाइमिडीन जो औषधि होती है वो किसके, एचएस जो होते हैं गलघोटू, एचएस की क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। ड्रग ऑफ चॉइस, ये दवा सल्फाडाइमिडीन एचएस की ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। दस्त में, ठीक है। सल्फा औषधियों का संयोजन कॉम्बिनेशन की बात करें तो सल्फा जो दवाई होती है उसमें कॉम्बिनेशन की बात करें तो 80 mg और 400 mg, तो ट्राइमेथोप्रीम जो होती है वो 80 mg होती है, वह सल्फा मेथेक्साजोल जो होती है वो 400 mg होती है। और ये कोट्रामोक्साजोल बनती है लास्ट में, क्या बनती है, कोट्रामोक्साजोल जो ओरिजिनल दवा होती है। ये दो प्रकार के साल्ट से मिलकर बनती है, एक तो होता है सल्फा मेथेक्साजोल और एक होता है ट्राइमेथोप्रीम। कितनी कितनी इसमें डोज होती है, 80 mg और 400 mg, तो 480 mg की होगी टोटल। सावधानियां क्या रखनी इसमें इसकी, गर्भवती महिला, नवजात व किडनी जो यकृत रोगी को नहीं देना। क्यों गर्भवती को इसलिए नहीं देना, क्योंकि वो सीधा प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे में चला जाएगा और बच्चे में हानिकारक इफेक्ट दिखाता है, नवजात उसको सहन नहीं कर पाता है। और किडनी व यकृत के रोगी को न दे, क्योंकि वो क्या बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहती उसमें। यूज की अगर बात करें, श्वसन तंत्र के संक्रमण इसको काम में लिया जाता है, जैसे गलघोटू में। अगर बात करें एचएस ड्रग ऑफ चॉइस सल्फाडाइमिडीन, ये लिख दिया। मूत्र मार्ग के संक्रमण होने पे इसका काम में लिया जाता है। दस्त में यूजफुल है और मेनिंजाइटिस में यूजफुल है। और वेटनरी के तो सारे ऐसे ही है। वीडियो देखने के लिए आप डॉक्टर डिजिटल गुरु पर जरूर देखें, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार द्वारा, ये इनकी नंबर है। और ये टोटल आपके 1 घंटे और अभी कुछ मिनट होने वाली है। तो लास्ट में मैं आप सभी से यही बोलूंगा, जिस जिस कॉलेज से हो आप, टोटल राजस्थान में कितनी कॉलेजें हैं, 1 से लेके और 103 कोड तक है। तो टोटल राजस्थान में 103 कॉलेज हैं। आपसे मेरी यही गुजारिश है, प्रत्येक बच्चे से जो भी इसको देख रहा है, जहां भी मैं इसको भेजूंगा, बहुत सारे बच्चों की लिस्ट है मेरे पास, तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि एक तो इस वीडियो को जो चैनल है उसको सबसे ज्यादा सब्सक्राइब करें। बेसिकली अगर देखें तो अपना जो चैनल है वो है डॉक्टर डिजिटल गुरु, बाय डॉक्टर शैलेंद्र सर, ठीक है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, डॉक्टर डिजिटल गुरु को सबसे ज्यादा सब्सक्राइब करवाना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। और आगे आने वाले जो भी फर्स्ट ईयर के या सेकंड ईयर के बच्चे हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो, किसी भी सब्जेक्ट में कि सर हमें इस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, तो प्लीज हमारी हेल्प कीजिएगा। आपकी कॉलेज में स्टाफ हो या नहीं हो, डजंट मैटर, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। आप यूट्यूब के मार्फत मुझे बता दीजिएगा। और इसमें मेरे कॉन्टेक्ट नंबर भी है, इसके द्वारा आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो उसमें आप शेयर कर सकते हो। आपको डायरेक्ट पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी, किसी प्रकार का कॉस्ट नहीं है, किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा आपके, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। एक तरह से जन सेवा है आपकी, क्योंकि आने वाले एग्जाम है, जो फर्स्ट ईयर के एग्जाम होने वाले हैं उसमें सेंटर भी चेंज होने वाले हैं। तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स आपके नाकों में नक्सीर लाएगी थोड़े दिनों बाद, तो उस नक्सीर को कम अगर आपको करना है तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सदुपयोग कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इस बेल आइकॉन को, जो बटन को जरूर दबाइए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। ये मेरी आपसे हार्दिक
इच्छा भी है, ये तमन्ना भी है, ये आपसे गुजारिश भी है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें इस चैनल को। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड इवनिंग, गुड नाइट, आप सभी को शुक्रिया।